गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम जो है अपने चैनल पे 3 सीरीज चला रहे हैं, एक वोकैब की, एक लिटरेचर की, और जो आपकी एक है मैंने टर्म्स की भी स्टार्ट कर दी है, लिटरेरी टर्म्स की, क्योंकि वो तो भाई होली बाइबल जैसा है हमारे लिए, उसको तो पढ़ना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन यानी कि हमारा जो पोइट्री वाला पोर्शन है ये पीछे ना छूट जाए, इसलिए इसको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। किसके बारे में? विलियम वर्ड्सवर्थ के एक्चुअली बारे में नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो वर्क प्रिस्क्राइब्ड है, एक टिंटर्न एबे और दूसरा है द वर्ड इज टू मच विथ अस, दोनों को कंप्लीट करने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे सब कुछ। और रही बात बायोग्राफी की, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जितने भी राइटर हैं सबकी बायोग्राफी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। लेकिन हाँ, मैं साथ में नहीं कंप्लीट करा रही हूँ, ताकि मैं बायोग्राफी का एक अलग सेक्शन ही बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए आज की जो पीपीटी है, मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारी इमेजरी दे सकूं, बहुत सारी इमेजेस का यूज़ किया है मैंने इसमें, बहुत ही अच्छी पीपीटी बनाने की कोशिश की है, इसलिए ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। क्योंकि पोएम थोड़ी सी लेंदी है, आई थिंक 162 लाइन्स की, 160 या 162 लाइन्स की पोम है, तो इसको कंप्लीट करना काफ़ी बड़ा टास्क है, इसलिए इतना इंटरेस्टिंग मैंने बनाया है कि देखिएगा आपका मन बिल्कुल लग जाएगा। और एक्सप्लेनेशन तो मैं बहुत ही बेहतरीन करने ही जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए फटाफट से आप लोग इसको स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। तो देखिए आइए अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड जो कि आपने देख ही ली होगी, टिंटर्न एबे बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें जो है हम बात करें अगर, तो ये पोएम टेक्स्ट के बारे में अगर थोड़ा सा हम समझ लें कि है क्या। 5 years have passed, 5 summers with the length of long winters. In these lines, Wordsworth reflect on the passage of time, emphasizing how nature's beauty remains constant amid change. This sentiment showcase the profound connection between the speaker and the landscape, highlight how nature influences introspection एंड इमोशनल ग्रोथ। अब ये जो आपका पूरा टेक्स्ट है ये एक्चुअली क्या रहा है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि टाइम जो है, एक टाइम पीरियड है, वो कैसे गुजर जाता है, लेकिन टाइम जो गुजरता है उसके साथ साथ जो नेचर की ब्यूटी है वो चेंज नहीं होती, नेचर बिल्कुल वैसा ही रहता है। और नेचर के मायने ज़रूर हमारे लिए चेंज हो जाते हैं, उसको समझने का तरीका हमारे लिए चेंज हो जाता है। आप देखोगे वो अपनी पोम में बोलेंगे कि जब मैं यूथ था, जब मैं पहली बार आया था, तब मेरा नेचर को देखने का नज़रिया कुछ और था। अभी जब मैं आया हूँ तो मैं नेचर को थोड़ा और फिलोसफिकल तरीके से, थोड़ा और गहराई में समझ पा रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने बताने की कोशिश की है। उन्होंने नेचर का जो भी उसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि किस तरह नेचर आपके प्रेजेंट टाइम के लिए भी बहुत बड़ा वरदान है, और साथ ही साथ जब आप किसी भी नेचुरल लैंडस्केप को या नेचर की चीज़ों को देख कर जाते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुछ टाइम तक आपको याद रहने वाली हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपको आपके दिमाग में, आपके दिल में एक जगह बना लेती हैं, जो आपको जब आप परेशान होते हो, जब आप दुखी होते हो, ठीक इस दुनिया की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अपने आप को बहुत परेशान फील करते हो, उस समय वो क्या करती हैं, आपको सुकून देने का काम करती हैं। आप उन्हें, आप आंखें बंद करके जब उन्हें याद करते हो तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलती है, नेचर से कनेक्ट होने का एहसास मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको इस टेक्स्ट के माध्यम से जो है वो समझने के लिए मिलेगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने नेचर को बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं पूरा टेक्स्ट को। तो ये आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ही टेक्स्ट स्टार्ट होता है, ठीक। और यहाँ से ही वो आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि टाइम जो है वो कैसे निकल जाता है हाथों से, लेकिन जो नेचर है फिर भी वैसे ही बरकरार रहता है। एक चीज़ और कहूँगी, यहाँ पर मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन दिया तो है, लेकिन देखिए मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करा सकती ना, क्योंकि ये 162 लाइन्स की पोम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, एंड 162 लाइन्स की पोम का पूरा लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन देना अपने आप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम है, समझ रहे कि नहीं आप। लेकिन हाँ, इनका मतलब कोई भी एक कुछ लाइन्स हैं, 10 लाइन है, 20 लाइन है, 25 लाइन है, उसकी समरी क्या निकल के आ रही है वो चीज़ मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करा दी है, ताकि आपको समझने में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बहुत ध्यान रखा है मैंने इन चीज़ों का कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए नेचर का मैंने थोड़ा सा जो है आपको जो है ये दिखाया है, देखिए आप
थोड़ी इमेजेस मैंने यहाँ पर डाली हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये जो झरना है वो पहाड़ों से नीचे गिरता है। तो अपने आप को बस थोड़ी देर के लिए आपको इमेजिन करना है कि आप किसी ऐसे हिल स्टेशन पर गए हो, समझ लीजिए आप हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड गए हो, थोड़ी देर के लिए समझिए, तो आप इस पोएम से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वहां पर आपको चीजें कैसे दिखाई देंगी, वर्ड्सवर्थ उन चीजों को देखकर कैसा फील कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो 5 years have passed, 5 साल जो है वो बीत गए, वो गुजर गए। 5 summers, 5 गर्मियां बीत गई, 5 समर्स बीत गए, विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 जो है वो सर्दियां भी बीत गई। किसी भी साल में मान लीजिए कोई एक साल गुजरा तो उस साल में आपको एक ठंडी भी मिलेगी और एक गर्मी भी मिलेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 साल गुजरा है तो 5 समर्स भी उन्होंने बिताए हैं और 5 लॉन्ग विंटर्स भी बिताया है, क्योंकि वहां पर जो है वो समर का जो टाइम पीरियड है वो काफी कम और जो विंटर है वो काफी ज्यादा पीरियड के लिए होता है। एंड उनके लिए एक तरह से कह लीजिए उतना प्लीजेंट नहीं होता जितना प्लीजेंट टाइम पीरियड उनके लिए समर होता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर यूज किया है लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। ठीक, इस चीजों का यूज किया है। तो कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि 5 गर्मियां और 5 सर्दियां बीत गई, यानी कि जो 5 साल है वो गुजर गए। अब किस चीज को गुजर गए 5 साल? 5 साल गुजर गए जब मैं पहली बार आया था तब को। ठीक है, मैं पहली बार जब आया था तब का जो टाइम पीरियड था, और अभी जब मैं आया हूं इस दौरान 5 साल गुजर चुके हैं। आगे देखिए, एंड अगेन I hear these waters rolling from their mountain springs with a sweet island murmur। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि 5 साल तो बीत गए, 5 साल बाद मैं फिर से दोबारा यहाँ आया हूँ, और जब मैं आया हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। किनको सुन रहा हूँ? इन नदियों को, इन झरनों को। वाटर्स में यहाँ पर आपने जब ग्रामर पढ़ा होगा तो वहां पर आपने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा होगा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका अगर प्लूरल बना दिया जाता है तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका वाटर है तो वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन अगर हम वाटर्स कर देते हैं तो वो एक जिसे बोलते हैं वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो वाटर्स आया है वो किसके लिए आया है? वो झरनों के लिए है, नदियों के लिए है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, मैं फिर से सुन पा रहा हूँ। किनको? इन माउंटेन से, ये जो पहाड़ हैं इनसे आते हुए ये जो झरने हैं, और इन झरनों से जब ये नीचे उतर रहे हैं तो इन झरनों से जो कल कल की ध्वनि हो रही है, ये जो मरमर साउंड निकल रहा है, इस साउंड को मैं क्या कर पा रहा हूँ? सुन पा रहा हूँ। आगे देखिए, वंस अगेन, एक बार फिर से, डू आई behold these steps and lofty cliffs which on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape, कहाँ थी मैं? ओके, एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द आई। आगे वो स्काई, आगे वो ये क्या कह रहे हैं कि मैं जब 5 साल के बाद आया तो मैंने यहाँ पर क्या किया? नदियों की कलकल की ध्वनि को सुना, और साथ ही साथ मैंने क्या देखा? मैंने देखा चट्टानों को, पहाड़ों को। लॉफ्टी क्लिप्स मतलब ऊंची ऊंची चट्टानें, ऊंची ऊंची पहाड़ें। मैंने उन लॉफ्टी क्लिप्स को देखा, और उनकी वजह से मुझे क्या हुआ? एक एकांत, मतलब एक जिसे बोलते हैं सेक्लूडेड, यानी कि बिल्कुल एकांत सी भावना जो है वो मेरे उत्पन्न, जो इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल एकांत सी भावना क्या होती है? उत्पन्न होती है। और ये जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों को मैं देखता हूँ, इन लॉफ्टी क्लिप्स को जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ये क्या है? लैंडस्केप को इस क्वाइट स्काई से कनेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये इतनी ऊंची हैं कि मानो ऐसा लगता है जैसे इन्होंने धरती और आसमान को क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक है, ठीक, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। तो इतने में आपने क्या समझा? एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। इतने में आपने यही समझा कि वो 5 साल बाद आए हैं तो उन्होंने क्या किया है? इन नदियों की, इन ये जो झरने गिर रहे हैं पहाड़ों से, इनकी जो ध्वनि है, इनका जो कलकल का साउंड है, उसको इन्होंने सुना, और इन्होंने ये जो ऊंची ऊंची क्लिप्स देखी, लॉफ्टी क्लिप्स देखी, पहाड़ देखे। ये जो पहाड़ है वो क्या है? एक ऐसा लग रहा है जैसे जंगली एकदम एकांत जो दृश्य है, वो एकदम गहन एकांत जो है वो इनके मन में एक विचार सा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और वो कैसा विचार है, वो क्या चीज है? उनको ऐसा लगता है इन लॉफ्टी क्लिप्स को देखकर कि मानो इन्होंने लैंडस्केप को और स्काई को कनेक्ट कर रखा है। आगे बढ़े, आगे देखिए, द डे इज कम व्हेन आई अगेन, एक सेकेंड, चलिए,
द डे इज कम, वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर दिस डार्क साइकामोर एंड व्यू these plots of cottage ground and these orchard troughs which at this season with their unripe fruits and clay in one green hue and lose themselves मिड ग्रोव एंड कॉप्स। यहां तक देखते हैं तो आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो दिन आ गया जब मैं फिर से यहाँ इन डार्क साइकामोर्स के पेड़ के नीचे मैं फिर से बैठ रहा हूँ। ठीक है, ये जो साइकामोर का पेड़ है इसे क्या बोलते हैं? इसे गूलर का पेड़ बोलते हैं। ठीक है, साइकामोर जो है ये गूलर के पेड़ को बोलते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि चलो 5 साल बाद फिर से वो दिन आ गया जब मैं फिर से इन डार्क साइकामोर्स के पेड़ के नीचे क्या करूंगा? बैठूंगा और यहाँ से क्या करूंगा? एंड व्यू देखूंगा क्या देखूंगा? प्लॉट ऑफ कॉटेज ग्राउंड्स, यानी जो दूर दराज में झोपड़ियां हैं उनके पास, जो झोपड़ियों के पास मैदान है, ग्राउंड्स हैं, उनको मैं यहाँ बैठे बैठे देखूंगा। साथ ही मैं बैठे हुए जो ऑर्चर्ड ट्रफ्स हैं उनको देखूंगा, यानी कि उन पेड़ों को देखूंगा एट दिस सीजन। और वो उन पेड़ों पर इस सीजन में क्या है? विद देयर अनराइप फ्रूट्स, बिल्कुल कच्चे, अपने कच्चे फलों के साथ वो पेड़ कैसे हैं? बिल्कुल लदे हुए से हैं। ठीक है, मैं जो है 1 मिनट के लिए आप मुझे टाइम दीजिए, मैं यहाँ से अपना जो वो है इमेज है वो हटा लेती हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है शायद ये चीज़ें हाइड हो रही होंगी क्योंकि मैंने पूरी स्क्रीन का यूज़ किया है, तो आपको सपोज दिख नहीं रहा होगा। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स तो मैं आपके लिए ये चीज़ क्लियर कर दूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं मैं पहले से ही सेटिंग कर देती। तो ओके, मुझे हाइड करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, नाउ फाइन। अब आइए, अब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यही थे क्योंकि वो चीज़ें मुझे ये आपको जो इमेजेस दिखती नहीं तो फिर इमेजेस को मैं ले आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, कनेक्ट कर पाऊँ, इसीलिए। तो आइए देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो फिर से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगा? मैं इस गूलर के पेड़ के नीचे, जो बिल्कुल काला सा ये जो गूलर का पेड़ है, डार्क जो ये जो ऑर्चिड ट्रफ्ट है, ठीक है, मैं इनको क्या करूँगा? इनके पेड़ के नीचे मैं बैठूंगा और यहाँ पर क्या करूँगा? आराम करूँगा, विश्राम करूँगा। और मैं इन झोपड़ी के जो भूमिखंड हैं, यानी कि जो झोपड़ियों के पास भूमियाँ हैं, इन भूमियों को देखूंगा, इन बाग झाड़ियों को मैं देखूंगा। और इस मौसम में जो पेड़ों पर कच्चे कच्चे से, यानी कि ग्रीन ह्यू लिखा हुआ है ना, ग्रीन ह्यू, ये जो ओहो, पेन नहीं लिया था मैंने इसलिए ऐसा हुआ। जस्ट 1 सेकंड, पेन पे क्लिक कर लूं फिर नहीं होगा। नाउ ठीक है। तो मैं क्या, ये जो अनराइप फ्रूट्स हैं, यानी ये जो पेड़ हैं, जो यहाँ मैं बैठकर इन गूलर के पेड़ों के नीचे जब मैं बैठकर दूर का नज़ारा देखता हूँ तो मुझे ये कच्चे पेड़ों से लदा हुआ कच्चे फलों से लदा हुआ ये जो पेड़ है ये भी दिखाई देता है। ठीक, ये पेड़ भी दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हरे रंग की आभा से ये बिल्कुल लदे हुए हैं ये पेड़। लेकिन इनमें एक और चीज़ उनको दिखाई देगी और वो क्या कहेंगे कि ये पेड़ और झाड़ियाँ जो है, ये जो फ्रूट है ना, ये जो अनराइप फ्रूट है, क्योंकि ये ऐसा सीजन है, वो समर सीजन में आए हुए हैं, तो ऐसा सीजन है, जुलाई में आए हैं, तो इस सीजन में क्या है, ये जो फ्रूट्स है ना, ये पके हुए नहीं हैं, ये कैसे अनराइप फ्रूट्स हैं। और जब कच्चे फ्रूट्स होते हैं तो वो कैसे होते हैं? वो बिल्कुल पत्तियों के कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। तो पेड़ों में और झाड़ियों में वो कैसे हो गए हैं? बिल्कुल छुप से गए हैं। यानी कि अगर मान लीजिए फल आपके पक जाते हैं, वो किसी भी कलर के दिखाई देते, ऑरेंज कलर, रेड कलर, येलो कलर, जिस कलर का फ्रूट होता है उस कलर का दिखाई देता, तो वो थोड़ा हाईलाइट होता। लेकिन वो यही कह रहे हैं क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, जुलाई का टाइम है, और इस समय ये जो पेड़ों पे फल लगे हुए हैं, ये फल कैसे हैं? अनराइप हैं, यानी कि कच्चे हैं। और जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को लूज देमसेल्व्स, यानी कि ये अपने आप को खो दे रहे हैं। कहां पर खो दे रहे हैं? मिड ग्रोव्स एंड कॉप्स, यानी कि ये जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं और ये जो पेड़ हैं, इनके ग्रीन रंगों के बीच में ये अपने आप को क्या कर दे रहे हैं? खो दे रहे हैं, यानी कि ये उतने हाईलाइट होकर दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं वंस अगेन आई सी दीज hedgerows, अब हार्डली hedgerows, लिटिल लाइन्स ऑफ सपोर्टिव वुड रन वाइल्ड, दीज पास्टोरल फॉर्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर and wreath of smoke stand up in silence from among the trees with some uncertain notice as might seen। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका ये जो हैज रोज की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली हैज रोज क्या है यही मुझे आपको समझाना था, इसलिए मुझे खुद को हाइड करना पड़ा। तो ये देखिए, जिसको ये हैज रोज भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बोल रहे हैं कि ये हार्डली हैज रोज है, क्योंकि ये कैसे हैं? थोड़े बिखरे पड़े से हुए हैं, यानी कि इनकी कटाई, इनको मेंटेन अभी कोई नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये कैसे हो गए हैं? हार्डली हैज रोज जैसे भी हो गए हैं। आप देखिए, ये जो आपको लाइन्स दिख रही है ना, ये दिख रही है ना लाइन्स,
ये छोटी छोटी झाड़ियों की लाइंस, ये है ना, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हेजरोज बोलते हैं। तो आगे वो कह रहे हैं कि एक बार फिर मैं इन बाड़ों की पंक्तियों को, मुश्किल से बाड़ों की पंक्तियों को, वो बोल रहे हैं कि मुश्किल से ही इन्हें मैं बाड़ों की पंक्तियां बोल सकता हूं क्योंकि ये थोड़ी बिखरी बिखरी सी हैं। इन पंक्तियों को, चंचल लकड़ी की छोटी पंक्तियों को बेतहासा दौड़ते हुए देख रहा हूं क्योंकि हवा चल रही है और ये हेजरोज हैं, ये हवा के कारण हिल डुल रही हैं। तो जो यहाँ पर पत्तियां हैं और जो छोटी छोटी पतली पतली डंडियां हैं वो क्या हो रही हैं, वो हिल रही हैं। तो मानो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो पंक्तियां हैं ये बेतहाशा क्या कर रही हैं, दौड़ रही हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए ना, वुड रन वाइल्ड, बिल्कुल कैसी, जंगली तरीके से, तेजी से ये क्या कर रही हैं, बिल्कुल बेतहाशा होकर दौड़ रही हैं। और ये देहाती खेत बिल्कुल दरवाजे तक हरे किसी अनिश्चित सूचना के साथ, जैसे कि मानो कोई प्रतीक हो सकता है बेघर जंगलों में भटकते हुए लोगों की। ठीक, आगे वो यही कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने हेजरोज की बात की, पहले तो इन्होंने कहा कि ये हार्डली हेजरोज हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बिखरी हुई सी पड़ी हैं और हवा चलने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल, देखिए, ऑफ सपोर्टिव वुड रन वाइल्ड लिटिल लाइंस, ये जो छोटी छोटी लाइंस है ना, ये बिल्कुल इस तरह से कैसे बिल्कुल दौड़ रही हैं, एकदम बेतहासा होकर दौड़ती हुई ये इन्हें दिखाई दे रही हैं। और ये जो पास्टोरल फॉर्म्स है ना, पास्टोरल फॉर्म्स मतलब ये जो देहाती दृश्य है, ये जो पास्टोरल फॉर्म्स है टू द वेरी ग्रीन डोर, यानी कि ये बिल्कुल क्या हो रहे हैं, ये बिल्कुल जो देहाती खेत हैं ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो दरवाजे तक बिल्कुल हैं, ठीक, किसी के घर तक हैं। और उनसे क्या प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लोगों के घर तक ये सीन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये घर है, सपोज दैट ये पूरा आपका देहाती सीन है, ये यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे इन्हें क्या महसूस हो रहा है, इससे इन्हें महसूस ये हो रहा है कि यहाँ पर ब्रेथ ऑफ स्मोक सेंट अप, यहाँ पर इन्हें क्या क्या महसूस हो रहा है, जैसे मान लो बेघर जंगलों में भटकते हुए लोगों की आशंका इन्हें हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है यहाँ पर शायद कभी कोई आता रहा होगा, इनकी प्रेजेंस इन्हें महसूस हो रही है। आगे उन्हें क्या दिखता है, एक जो है स्मोक दिखेगा, क्या दिखेगा, एक स्मोक, एक धुआं सा दिखता है एमंग द ट्रीज, इन पेड़ों के बीच से। ये जो पेड़ है, जहाँ जो इन्हें ढेर सारे पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के बीच से धुआं उठता हुआ सा इन्हें क्या दिखाई दे रहा है, और जिसे ये कह रहे हैं विद सम अनसर्टेन नोटिस। तो ये जो धुआं है, ये धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे ये गेस करेंगे कि धुआं आखिर किस चीज का है, कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए, और धुएं की पतली लकीर पेड़ों के बीच से क्या है, उठती हुई दिखाई दे रही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे तो पढ़ाने में। अब आप बताइएगा आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है। देखिए, ये जो स्मोक है उसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। जैसे मान लीजिए ये ऊपर से व्यू लिया गया है, मान लीजिए ये आपकी चट्टानें हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ से वो देख रहे हैं। तो उन्हें ये सारी चीजें, ये पेड़, हेजरोज, एक पेड़ पे लदे हुए बहुत सारे ग्रीन फ्रूट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उन्हें धुआं उठता हुआ सा भी जो है इन पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है। और इन पेड़ों के बीच से जब धुआं उठ रहा है तो वो महसूस क्या कर रहे हैं कि आखिर इस धुएं को जलाया किसने होगा, ये धुआं आया कहाँ से है। तो उसके बारे में वो एक अनुमान लगाते हैं। फिर वो कहते क्या है, ऑफ वैगन ट्रेवलर्स इन द हाउसलेस वुड्स ऑफ सम हर्मिटस्केप वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो बेघर जंगलों में भटकते हुए लोग हैं, जिनके यहाँ पर घर नहीं है, कभी आए घूमे इधर से चले गए, हो सकता है उन्होंने ये आग लगाई हो, या फिर कोई साधु हो, कोई हर्मिट हो। ठीक है, हर्मिट्स केव हो सकता है, दूर वहां पेड़ों के बीच कोई हर्मिट की केव होगी, कोई साधु की केव होगी जो आग जला करके क्या होगा, बैठा हुआ होगा। ठीक है, या फिर देखिए आगे कह रहे हैं वेयर बाय हिज फायर हर्मिट सिट्स अलोन। वो कह रहे हैं कि साधु जो है, आसपास के जंगली जानवर हैं, क्योंकि ये जंगल है तो यहाँ पास आसपास जंगली जानवरों से बचने के लिए हो सकता है कि यहाँ पर जो है कोई साधु है, उसकी झोपड़ी है, उसने जो है वो आग जला करके रखी हुई है ताकि यहाँ पर एनिमल्स ना आए और वो सेफ रह सके। तो या फिर हो सकता है कि यहाँ पर जिनके घर नहीं है लेकिन वो घूमने के लिए आए हो, तो इस तरह से जो बेघर लोग हैं वो यहाँ पर आकर उन्होंने आग जलाई हो, या कोई अनसीन प्रेजेंस, कोई ऐसे लोग आकर आग जलाकर या कुछ ऐसी चीजें जलाकर जो अननोटिस है वो चले गए हों। तो वो ये जो धुआं उठ रहा है ना, इसके बारे में गेस कर रहे हैं कि आखिर ये धुआं एक्चुअली आ कहां से रहा है वहां बैठे बैठे। तो आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको समझा सकूं। फिर मैं कह रही हूं, अगर कोई डाउट होगा तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Though absent long, these forms of beauty have not been to me as is a landscape to a blind man's eye, but oft in lofty rooms and mid the dim of towns and cities I have owned to them
In hours of weariness, sensation sweet felt in my blood and felt along the heart. आगे देखेंगे इसके आगे की लाइंस, लेकिन अभी यहाँ तक पढ़ते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमने जो फर्स्ट स्ट्रेंजा देखा, जो कि आपका यहाँ तक था, अलोन तक था, राइट, यहाँ तक ये आपका फर्स्ट स्ट्रेंजा था, और ये आपका सेकंड स्ट्रेंजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में वो क्या कहते हैं, फर्स्ट स्ट्रेंजा में उन्होंने बात की कि वो भैया 5 साल बाद आए, और 5 साल बाद आने पर उन्होंने लगभग एक झटके में क्या क्या चीजें देखी, नेचर की किन किन चीजों को देखा और उनको देखकर क्या महसूस किया, ये चीज इन्होंने बताया है फर्स्ट स्ट्रेंजा में। अब सेकेंड स्ट्रेंजा में क्या करेंगे, वो आपको थोड़ा पास्ट की तरफ लेकर जाएंगे। वो पास्ट क्या है, जब वो 5 साल पहले आए थे, ठीक, जब वो 1793 में 5 साल पहले जब वो आए थे, तो उन्होंने उस समय उसकी यादों को उन्होंने कैसे सजोया है, और वो यादें उनके लिए किस तरह से बहुत हेल्पफुल फील हुई हैं उनको। तो इस चीज को ये आपके सेकेंड स्ट्रेंजा में जो है वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं, दो एब्सेंट लॉन्ग, हालांकि बहुत लंबा समय बीत चुका, हालांकि 5 साल हो गए मुझे यहाँ पर आए, तो इन 5 सालों में मैंने जो इस नेचर को नहीं देखा है, जो एब्सेंस हुई है, उस these beauteous form have not been to me as is a landscape to blind man's eye। जैसे कि कोई अंधा व्यक्ति होता है, उसने किसी लैंडस्केप को नहीं देखा हुआ होता है, तो ये जो नजारा है, ये जो प्रकृति का नजारा है, ये मेरे लिए वैसा नहीं है। भले ही मैं 5 साल तक यहाँ नहीं था, बहुत लंबा गैप हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे अंधा व्यक्ति कोई होता है, उसे कोई भी नज़ारा, कोई भी लैंडस्केप ऐसा लगता है जैसे उसने नहीं देखा है। तो अंधा व्यक्ति कहाँ देख पाता है, उन चीज़ों को वो नहीं देख पाता। लेकिन वो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। अब वो बताएंगे कि कैसे उनके लिए ऐसा नहीं है। 5 साल तक वो थे नहीं, फिर भी वो इस नेचर को देख कैसे रहे थे। आगे देखिए, तो वो ये कहेंगे कि बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स, आगे वो ये कह रहे हैं कि जब भैया मैं जो है अक्सर करके जब अपने लोनली रूम्स में, एकांत कमरों में, ठीक है, एकांत कमरों में मैं जब बैठा हुआ होता था, और जब ये कस्बों और शहरों के जो शोरगुल होते थे उनके बीच में मैं हुआ करता था, तो मैं क्या करता था, इन चीज़ों को मैं याद करता था। ये चीज़ें मेरे लिए जो है बिल्कुल याद आती थी जब भी मैं एकांत में अपने रूम में बैठता था और इन शहरों के, टाउन्स के शोर शराबे के बीच हुआ करता था। तो मैं आंख बंद करके जब भी 5 साल पहले जो मेरी मेमोरीज थी मैं उनको याद करता था, तो क्या होता था, आगे देखिए, फिर आगे वो कह रहे हैं, आई हैव ओन टू देम, यानी कि मैं जो है, मैं क्या हूँ, 5 साल, मतलब मैं इन सारी चीज़ों का क्या हूँ, रेडी हूँ। किन चीज़ों का, 5 साल पहले मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने जो भी महसूस किया वो मेरे जहन में अभी तक बैठी हुई हैं, और वो मुझे जब भी मैं थका परेशान अपने रूम में अकेला बैठा हुआ होता हूँ तो वो मुझे सुकून देती हैं। इसीलिए मैं अब उन नेचर का, उन चीज़ों का, उन यादों का क्या हूँ, रेडी हूँ। ठीक है, आगे देखिए, फिर वो कह रहे हैं, थकान के घंटों में मीठी अनुभूतियां रक्त में महसूस होती थी मुझे, वो मेरे हृदय में महसूस होती थी। ऐसा लगता था मानो मेरे शुद्धतम मन में भी शांति, एकदम शांत शांति के साथ प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, वो मेरे ब्लड में बिल्कुल मुझे फील होती थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि वही चीज़ कह रहे हैं कि जब भी मैं इन चीज़ों को जब भी याद करता था तो ऐसा लगता था मानो मेरी सारी थकान ही जो है वो दूर हो जाती थी। मुझे बिल्कुल हृदय में वो चीज़ें फील होती थी, और मेरे खून में, मेरे ब्लड में मुझे जो है बिल्कुल सुकून महसूस होता था। ऐसा लगता था मुझे मेरे ब्लड में ये सारी चीज़ें घुल सी गई हैं और मुझे एकदम आनंद दे रही हैं। मैं बिल्कुल वहाँ पर नहीं था, ऑब्वियसली मैं वहाँ पर नहीं था। जैसे एक अंधा व्यक्ति चीज़ों को देख नहीं पाता, मैं भी उस समय उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। वो लैंडस्केप मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि मैं जब 5 साल आने के बाद अपने घर चला गया था तो वहां से बैठकर तो मुझे वो चीजें फिजिकली दिख नहीं रही थी। तो बिल्कुल उस तरह जैसे अंधे को नहीं दिखती वैसे मुझे भी नहीं दिख रही थी, लेकिन वो चीजें मेरे जहन में थी, मेरे मन में थी। और जब भी मैं परेशान अकेले अपने कमरों में होता था तो बिल्कुल वो जब मुझे याद आती थी तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। मुझे एक स्वीट सेंसेशन, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती थी मेरे ब्लड में, मानो ऐसा लगता था जैसे वो यादें, वो एहसास, वो नदियां, वो झरने बिल्कुल घुल से गए हैं और मेरे मन में बहुत ही सुखद शांति ले आते थे। फेल्ट अलोंग द हार्ट, यानी कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशी जो है वो मुझे फील होती थी। आगे देखिए, and passing even into my pure mind with tranquil restoration, feeling too of unremembered pleasures, such perhaps as many have had no trivial influence on that past portion of a good man's life, his little nameless unremembered act of kindness and of love। यहाँ तक देखें, फिर आगे वो कह रहे हैं कि
ये सारी चीज़ें जब मुझे मेरे दिल में फील होती थी ना, तो ये सब कुछ मुझे बहुत शांति देती थी। और साथ ही साथ ये जो अविस्मरणीय आनंद की जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, ठीक, क्योंकि ये अविस्मरणीय है। 5 साल हो गए, अभी तक मैं इन चीज़ों को नहीं भूला हूँ, ठीक। तो ये जो अविस्मरणीय, ना भूलने वाली ये जो यादें हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये शायद ऐसी जिनका किसी अच्छे व्यक्ति के जीवन पर, बिल्कुल सर्वोत्तम भाग पर, उसकी छोटी, अनाम, अविस्मरणीय, दयालु और प्रेम के कार्यों पर कोई मामूली या तुच्छ सा प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही कम। मुझे विश्वास है कि मैं उनका एक और उपहार का ऋणी रहा हूं, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि आई मे हैव ओन्ड अनदर गिफ्ट, मेरे लिए ये एक अनदर गिफ्ट है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो याद है। जब भी मैं अकेले रहता हूँ, एकांत में रहता हूँ, तो वो मुझे इस तरह से भर जाती हैं जैसे कि वो किसी भी व्यक्ति के बेस्ट पोर्शन ऑफ लाइफ, यानी कि उसकी लाइफ का बिल्कुल बेस्ट पोर्शन, अननेम्ड हो, अनरिमेंबर्ड एक्ट हो ऑफ काइंडनेस और लव से, बिल्कुल दयालुता से भर देती हैं। ये चीज़ें मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी देती हैं, यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं इन चीज़ों को याद करता हूँ तो मैं बिल्कुल दयालुता से, बिल्कुल प्यार से भर जाता हूं। और अनरिमेंबर्ड एक्ट, यानी कि मैंने आज तक जो भी कार्य किए हैं, जो भी दयालुता का कार्य किए हैं, जो शायद अभी मुझे याद भी नहीं कि मैंने लोगों के लिए क्या क्या अच्छे काम किए हैं, अननेम्ड, जिस पे मैंने अपना क्रेडिट भी नहीं लिया, तो उन सारी चीज़ों से मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल भर जाता हूँ। और ये मेरे लिए एक अनदर गिफ्ट की तरह काम करता है, ठीक। आगे देखें, आगे देखिए, in which the burden of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintangible word is lightened, that serene and blessed mood in which the affections gently led us on, ठीक। आगे देखते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो उपहार है, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेरे मन पे जो भी बोझ है, जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परिस्थितियाँ मुझे ख़राब लगती हैं, उनमें, उनके बीच में जब भी मैं इन्हें याद करता हूँ तो मैं बहुत ही हल्का महसूस करता हूँ। और साथ ही साथ मेरा मन जो है वो बिल्कुल पवित्र और बिल्कुल जो है वो सजग सा महसूस हो जाता है। मेरी मानो कि जो मेरी सांसें हैं वो बिल्कुल थम सी जाती हैं। और आत्मा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जो है, जो भी मैं इन सारी चीज़ों का बिल्कुल धन्य मनाता हूँ। और जिसमें ये जो रहस्य, मतलब ये जो रहस्य का बोझ है, जिसमें इस सारे संसार की भारी और थका देने वाला जो बोझ है, उनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही हल्का हो जाता हूँ, अपने आप को बहुत फ्री महसूस करता हूँ। और शांत और धन्य ये जो मनोदशा है, जिसमें स्नेह धीरे धीरे आगे ले जाता है मुझे। और जब तक कि इस भौतिक संसार की, भौतिक शरीर की ये जो सांस है, ठीक है, और हमारे मानव की जो रक्त गति है वो लगभग स्थिर सी हो जाती है, ठीक। आगे देखिए, हम शरीर में, ठीक। तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये जो पूरा गिफ्ट है, जो मेरी जिसे बोलते हैं मेरे दिमाग में, मेरे 5 साल की जो यादें हैं जो अभी मुझे आ रही हैं, वो मुझे क्या क्या सुकून देती हैं, किस तरह से मेरे मन को उस बोझ से हल्का कर देती हैं, मुझे बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल जीवित प्राणी के रूप में बना देती हैं, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस कराती हैं। आगे देखिए, until the breath of his corporal frame and even the motion of our human blood almost suspended, ठीक। We are led asleep in body and become a living soul, while with an eye made void by the power of harmony and the deep power of joy, we see into the life of things. वो कह रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों पर विश्वास कर रहा हूँ कि ये जो नेचर है ये मुझे किस तरह से खुशी दे रहा है, किस तरह से मुझे परेशानी भरे समय में बिल्कुल अच्छा फील करा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं झूठ है, ये मेरा जो विश्वास है इसको आप झूठा ठहरा रहे हैं, फिर भी अंधेरे और ऊब भरे हुए दिनों में जब मैं बिल्कुल बेचैनी में होता हूँ तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, जो है वो बहुत ही परेशान जब मैं होता हूँ, तो जब भी मैं इन चीज़ों को क्या करता हूँ, याद करता हूँ, तो मुझे बहुत ही जो है वो अच्छा फील होता है। फिर वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, ठीक, हम शरीर में सो जाते हैं और जो हमारी आत्मा है, ठीक, हमें क्या होते हैं, जीवित आत्मा बन जाते हैं। जबकि जो सद्भाव की शक्ति है, जो आनंद की गहन शक्ति द्वारा शांति की आंख से हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, उन जीवन को जो है वो देखते हैं। ये जो आपकी लाइन है ना, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से ये डायरेक्टली लाइन देकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लाइन जो है वो कहाँ से
ली गई हैं, तो इनको आप ध्यान रखोगे। इसमें वो यही कह रहे हैं, फिजिकल वर्ड के बारे में आपको जो है थोड़ा सा बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हम फिजिकल वर्ड से अलग, मतलब कि बिल्कुल फिजिकल वर्ड से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल वर्ड है या जो नेचर है उससे हम कैसे दूर होते हुए चले जा रहे हैं। तो वही चीज, उसी चीजों को इन्होंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि जब हमारा ये शरीर सो जाता है, यानी कि जब हम फिजिकल वर्ड को भूल जाते हैं, तब हमारी आत्मा जीवित होती है, तब हम एक लिविंग सोल बन जाते हैं। यानी कि तब हम क्या करते हैं, जब हम फिजिकल चीजों को छोड़ देते हैं, काम मतलब जिसे बोलते हैं ये जो दुनिया की चकाचौंध है, ये जो कमाई धमाई है, लूटना खरोटना है, इन सारी चीजों को जब हम भूल जाते हैं और प्रकृति के पास जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक लिविंग सोल बन जाते हैं। यानी नेचर से क्या करते हैं, हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, और उस समय हमारी जो आत्मा है वो ऐसा लगता है जैसे मानो लिविंग सोल बिल्कुल जीवित सी हो उठी है। आगे चले, यहां से देखें, इफ दिस, यहां से देखेंगे हम ये वाला जो स्ट्रेंजा है, इफ दिस वाला जिसको हम पढ़ने चल रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली वो ये बताएंगे कि जब वो पहली बार आए थे तब नेचर उनके लिए क्या था, और अभी जब वो इस बार आए हैं तब उनके लिए नेचर क्या है। यानी कि दोनों टाइम में उनका जो पर्सपेक्टिव है नेचर को देखने का, वो कितना चेंज हो गया है, और कैसा वो फील कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभी स्टार्टिंग में आपने देखा था कि किस तरह से उन्होंने नेचर का जो है वो डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया है, पूरा कैसे बताया है, फिर उनके लिए किस तरीके से काम करता है नेचर जब वो एकदम एक कमरे में होते हैं, एक अकेले कमरे में होते हैं, बिल्कुल उदास होते हैं, और काम के बीच में होते हैं, चकाचौंध भरी दुनिया में होते हैं, तो उस समय नेचर उनके लिए किस तरह से काम करता है, किस तरह से उनको रिफ्रेश फील करवाता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब इसमें देखिए वो कह रहे हैं, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीव, वेन मतलब होता है व्यर्थ, ठीक। यानी कि यदि ये व्यर्थ बिलीफ है, यानी कि जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं नेचर के बारे में बता रहा हूँ, ये जो मेरी थॉट्स है, अगर आप इसको वेन बिलीफ यानी कि व्यर्थ का विश्वास कहोगे, येट फिर भी, oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyful daylight, when the fretful stir unprofitable and the fever of the word have hung upon the beating of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, O Sylvan Vai, thou wanderer, those the woods, how often has my spirit turned to thee। यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। अब वो ये बोलेंगे कि यदि आपको लगता है कि ये जो मेरा विश्वास है, ये जो मेरा ट्रस्ट है, ये केवल एक वेन बिलीफ है, फिर भी ओ मैं कितनी बार जब मैं अंधकार में रहा हूँ, इन डार्कनेस, ठीक है, कितनी बार जब मैं अंधकार में रहा हूँ, इन डार्कनेस एंड अमिड यानी कि बीच में, इसके बीच में, जब मैं वो जो आनंदहीन जो दिन होते थे, यानी जॉयलेस डे, यानी कि जो बिल्कुल बिना खुशियों से भरे, यानी दुख भरे जो दिन होते थे, जॉयलेस जो डे होते थे, उन दिनों के उजालों के अनेक रूप के बीच में जब मैं रहा हूँ, यानी कि जब मैं डार्कनेस में रहा हूँ, यानी कि आप कह सकते हो जब मैं अंधकार में रहा हूँ, और दुखी दिनों यानी कि जॉयलेस डे लाइट में जब मैं रहा हूँ, तो उस बीच जब भी, ठीक है, मैं मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल चिड़चिड़ा या लाभहीन फील करता था, या फिर जो फीवर ऑफ वर्ड है, यानी कि जब मेरे ऊपर ये एक धुन सवार रहती थी औरों की तरह कि मुझे भी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, या फिर जिसे कहते हैं फेवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो संसार में सभी को पाने की होड़ है, वही जब मुझे भी हुआ करता था, जब मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, मैं भी इन सारी चीज़ों में, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गया हूँ, मेरे ऊपर भी संसार की उन सारी चीज़ों का प्रभाव हो गया है, यानी कि फीवर ऑफ द वर्ल्ड, तब क्या होता था, हैव हंग अपॉन द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, यानी कि उस समय मेरे हृदय की धड़कनों पर छा गया था क्या सारा चीज, यही सारा चीज फीवर ऑफ द वर्ड छा गया था। और मतलब मेरे ऊपर भी यही लगता था कि मैं जब दुखों से घिरा हुआ होता था, या अनप्रॉफिटेबल, या फिर जिसे कहते हैं कि दुख भरे दिनों में हुआ करता था, उस समय मेरा जो हृदय है ना, वो बिल्कुल किस तरह से मेरा हृदय जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा लगता था, बहुत परेशान सा होता था। उस समय कितनी बार, हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार, आई टर्न टू दी यहाँ पर किसके लिए आया है, ये उस रिवर के लिए आया है, किसके लिए आया है, ये जो सिल्वन वाई रिवर आया है, इसके लिए ये दी आया हुआ है। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं कितनी बार मुड़ा हूँ, हे सिल्वन वॉय, यानी कि हे वनवासी नदी,
हे वनवासी वॉय, मैं तुम्हारी तरफ जो तुम वन में भटकने वाली हो, दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड्स, यानी कि तुम क्या करती हो, जिस तरह से तुम वन में भटकती रहती हो, बिल्कुल उसी तरीके से हाउ ऑफन हैज़ माई स्पिरिट टर्न टू दी, उसी तरह से मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, वो भी कितनी बार ही तुम्हारी तरफ मुड़ी है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड गाइस, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो मैं फैन ऑन करने गई थी, तो लाइट कट गई थी, तो इन्वर्टर से मैंने सोचा फैन ऑन कर लूँ, चलो खैर हो गया। तो वही वो कह रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही कहा है कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो विश्वास है कि ये अगर झूठा विश्वास है, वेन बिलीफ है, तो आप समझिए जब भी मैं अंधकार में रहा हूँ, तब भी मैं जो है जॉयलेस डेज में रहा हूँ, परेशान रहा हूँ, और मेरे ऊपर, मेरी आत्मा के ऊपर, मेरे हार्ट के ऊपर ये फीवर ऑफ द वर्ड, यानी कि सब कुछ पानी की धुन जैसे सबके ऊपर सवार है, फिजिकल वर्ड सवार है, वैसे जब मेरे ऊपर भी सवार हो जाता है, तो हाउ ऑफन, कितनी ही बार मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो आत्मा है, आई टर्न टू दी, मैं तुम्हारी तरफ घूमा हूँ। किसकी तरफ? ओ सिल्वन वॉय, हे वनवासी वॉय, वनवासी नदी की तरफ। जैसे कि तुम जो है जंगलों में इधर उधर घूमती हो, इधर उधर चलती हो, क्योंकि नदियाँ ऐसे ही बहती हैं, तो जैसे नदियाँ बह रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से मेरा भी जो मन है, मेरी भी जो आत्मा है, वो तुम्हारी तरफ कितनी ही बार वैसे क्या हुई है, मुड़ी है। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, अगला जो है उसको समझते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि एंड नाउ, और अब, विथ ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट, यानी कि आधे बुझे हुए विचारों के किरण के साथ, विथ ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड मतलब आधे बुझे हुए। ठीक, तो यानी आधे बुझे हुए विचारों की किरण के साथ, थॉट है ना, तो आधे बुझे हुए विचारों की किरण के साथ, विथ मेनी रिकॉग्निशन डिम एंड फेंट, यानी कई धुंधली और धुंधली पहचान के साथ। ठीक, डिम एंड फेंट मतलब क्या है, धुंधली। ठीक है, धुंधली, एंड रिकॉग्निशन मीन्स आपका है पहचान, राइट। तो वही वो कह रहे हैं कि एंड नाउ, और अब, आधे बुझे हुए विचारों के किरण के साथ, और बुझी हुई जिसे बोलते हैं धुंधली पहचान के साथ, एंड सम वॉट ऑफ सैड परप्लेक्सिटी, यानी कि मन की, मतलब कि जो बहुत हद तक एक दुखद, एक उलझन के साथ। सैड परप्लेक्सिटी मतलब होता है दुखद, और परप्लेक्सिटी मतलब होता है उलझन। ठीक, तो वही वो कह रहे हैं कि इस उलझन के साथ द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइज अगेन, तो मेरे माइंड में जब ये पिक्चर क्या होती है, रिवाइज होती है, यानी मन की तस्वीर फिर से जीवंत हो उठती है। कैसे? जब, मतलब यहाँ पर ये आप देखिए इस 3 लाइन में वो ये आपसे कह रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, जब ये सब कुछ तो उन्होंने बता दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया कि नेचर मेरे लिए कैसे हेल्प करती है, कैसे मैं उस नदी की तरफ बार बार मुड़ जाता हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि साथ ही जब मेरे विचार और मैं बिल्कुल धुंधला सा, बिल्कुल ऐसा दुखद, परेशान, उलझन में रहता हूँ, तब क्या होता है, तब मेरी जो पिक्चर ऑफ माइंड है वो रिवाइव होता है। यानी मेरी जो ये यादें हैं, जो मैं 5 साल पहले आया था, ये जो यादें हल्की हल्की सी जो धुंधली सी पड़ गई हैं, वो क्या करती हैं, वो अब जब मैं यहाँ आकर खड़ा हूँ तो वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल रिवाइव हो गई हैं। यानी वो सारी चीज़ें मुझे क्या हो गई हैं, फिर से एकदम जीवंत हो उठी हैं, मुझे वो सब कुछ याद हो गई हैं। वाइल हियर आई एम स्टैंड, जबकि मैं यहाँ पर अब खड़ा हूँ। नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर, ना कि केवल मैं इस समय प्रेजेंट प्लीजर ले रहा हूँ। यानी कि अब आपको ये बताएंगे कि जब वो 5 साल पहले आए थे तो उन्होंने किस तरह से नेचर ने उनके लिए काम किया, ये तो उन्होंने अभी आपको बता ही दिया कि किस तरह से वो कितने खराब मूड में, कैसे कैसे समय में रहे हैं, तो नेचर उनको हेल्प की है। ठीक है, अच्छा फील करने में, पॉजिटिव फील करने में, लव, सिंपैथी की फीलिंग रखने में। उसी तरह अब वो ये बताएंगे कि जब मैं 5 साल बाद आया हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी थोड़ी सी जो यादें थी, वो जो हल्की हल्की सी धुंधली सी पड़ रही थी, वो अब क्या हो गई हैं, फिर से जो है रिवाइव हो गई हैं, क्योंकि 5 साल बाद फिर से मैं यहाँ आकर खड़ा हुआ हूँ। और नॉट ओनली विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लीजर, यानी कि ये जो सब कुछ नज़ारे मैं फिर से देख रहा हूँ 5 साल बाद, ये सब कुछ मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट प्लीजर ही नहीं है, यानी कि सिर्फ ये मुझे अभी ही खुशी लेने वाला नहीं है, बट विद द प्लीजिंग थॉट्स दैट इन दिस मोमेंट देयर इज लाइफ एंड फूड
फॉर फ्यूचर ईयर्स, यानी कि वो ये कहेंगे, एक सेकेंड, फॉर फ्यूचर ईयर्स यानी कि वो ये कहेंगे कि ये सब कुछ जो 5 साल बाद मैं अभी देख रहा हूँ, ये सब कुछ जो भी है, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ प्रेजेंट प्लीजर नहीं है। आपको ये लग रहा है कि मैं आया हूँ अभी देख कर खुश होकर महसूस करके फील करके चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी प्रेजेंट खुशी के लिए तो है ही है, साथ ही साथ ये मेरे फ्यूचर ईयर्स के लिए भी है। यानी अब मैं जब तक जीवित रहने वाला हूँ तब तक के लिए ये मुझे हेल्प करने वाला है। जैसे मैं 5 साल पहले आया था तो इसने मुझे हेल्प किया, मुझे हील किया, उसी तरीके से ये फ्यूचर में भी मेरे लिए ये लैंडस्केप, ये भूमि, ये जगह, ये नेचर काम करने वाला है। आगे बढ़े। एंड सो आई डेयर टू होप टू चेंज। ठीक, आगे देखिए यार गाइस, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा धीमी इस समय बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रही हूँ जितना कि मैं हर टाइम बोलती हूँ, क्योंकि इस समय क्या है, जिसे बोलते हैं, मेरे यहाँ सब सो रहे हैं। ठीक, और मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे अपनी वॉइस थोड़ी सी धीमी रखनी पड़ रही है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो आप जो है अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा करके देख लीजिएगा। ठीक, जैसे मैंने माइक लगा रखा है तो मैं ऐसा होप कर रही हूँ कि आवाज़ अच्छी जा रही होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं फिर आगे वो क्या कह रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं एंड सो, और इसीलिए मैं आशा करने का साहस करता हूँ। ठीक, क्या आशा करने का साहस करता हूँ अभी वो बताएंगे। वो कह रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए, सो आई डेयर यानी साहस, डेयर मतलब तो आपको पता ही होगा साहस, यानी कि सो आई डेयर टू होप यानी मैं आशा करने का साहस करता हूँ। ठीक है, नो डाउट, हालांकि निसंदेह, from what I was when first I came among these hills, मैं उस समय से बदल गया हूँ जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच में आया था। अब आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ ताकि आपको समझने के लिए इजी हो जाए। अब वो ये बताएंगे कि जब मैं फर्स्ट टाइम 5 साल पहले आया था तो नेचर को देखकर मैंने कैसा फील किया था। क्या मेरे लिए ये जो पहाड़ों का दृश्य है ये सेम था? क्या मैं जैसे अभी पहाड़ों को देखकर महसूस कर रहा हूँ वैसे पहले भी करता था? क्या मेरे लिए ये जो झरने हैं ये बिल्कुल वैसे ही हुआ करते थे, या दोनों में अंतर है तो क्या अंतर है, और क्या मैं उससे बुरा फील कर रहा हूँ या अच्छा फील कर रहा हूँ? तो ये सारी चीजें वो इस पैराग्राफ में बताने वाले हैं। उन्होंने बता दिया स्टार्टिंग में ही कि ये मेरे फ्यूचर ईयर्स में भी काम आने वाली है। ये सारी चीजें, ये यादें मेरे लिए फूड और लाइफ का काम करेंगी, उन्होंने बताया। अब वो कह रहे हैं सो आई डेयर टू होप, यानी कि मैं ये साहस करता हूँ, आशा करने की, निसंदेह, कि जब मैं पहली बार आया था, व्हेन आई वाज what I was when first I came these hills, यानी कि जब मैं पहली बार इन हिल्स पे, इन चट्टानों के बीच में आया था। ठीक है, तब मैं कैसा था, यानी कि जब मैं पहली बार इन पहाड़ियों के बीच में आया था तब मैं कैसा था। अब आगे वो बताएंगे कैसे थे। देखिए, वेल लाइक अ रो। ठीक, रो मतलब क्या होता है, डियर, जो कि पहाड़ों पर इधर उधर उछलता कूदता रहता है। तो वही वो कहेंगे कि मैं क्या हूँ, बिल्कुल उस डियर की तरह, उस हिरन की तरह। किसकी तरह? उस हिरन की तरह। जैसे हिरन इधर उधर पहाड़ों में उछलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह मैं भी, वेल लाइक अ रो, आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, यानी इन माउंटेन्स के बीच में उछलता कूदता रहता था। बाउंडेड ओवर यानी इन माउंटेन्स के बीच में क्या करता था, हिरन की तरह। जैसे हिरन इधर उधर उछलता खेलता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जब मैं 5 साल पहले आया था, जब मैं यूथ था, जब मैं युवा था, तब मैं क्या करता था, पहाड़ों के बीच में उछलता कूदता रहता था। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स एंड द लोनली स्ट्रीम्स व्हेनेवर नेचर लेड, more like a man flying for something that he dread, that one who shot the thing he loved। एक आगे देखिए, फिर वो ये कहेंगे कि जहां भी प्रकृति ले जाती थी, उस व्यक्ति की तरह जो किसी ऐसी चीज से भाग रहा है जिससे वो डरता है, बजाय इससे कि उस चीज की तलाश करता है जिससे वो प्यार करता है। अब यहाँ पर वो बताएंगे कि मैं किस तरह से भागता था। पहले तो उन्होंने बोला कि मैं एक रो की तरह, मैं एक हिरण की तरह भागा करता था माउंटेन्स में इधर उधर। फिर वो बताएंगे कि मैं भागता था लाइक अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह, लाइक अ मैन, एक ऐसे व्यक्ति की तरह भागता था जो क्या करता है, फ्लाइंग फ्रॉम सम दैट ही ड्रेड्स, यानी वो ऐसी चीजों से भागता है जिन चीजों से वो डरता है। देन वन हु शॉट दैन लिविंग लव, यानी कि बजाय इसके कि उसे जिस चीज की तलाश है, वो जो लाइफ में चाहता है, जिस चीज की उसे खोज है, उसे पाने की बजाय वो किसी चीज से डर कर मानो भाग रहा हो, डर कर भागता है। बिल्कुल उसी तरह मैं भी इन पहाड़ों पर उछलता कूदता भागता सा रहता था। For nature then, the closer pleasure of my boys' days and their glad animal movements are gone by to me was all in all। अब आगे वो कह रहे हैं
कि तब प्रकृति के लिए मैं बचपन के स्थूल सुख और उनकी प्रसन्न चित्त जो मेरी एनिमल्स हरकतें थी, यानी पशु जैसी जो हरकतें थी, वो सब क्या हो चुकी हैं, बीत चुकी हैं। मेरे लिए सब कुछ वही थी, नेचर वही था मेरे लिए ओवरऑल। वो यही कह रहे हैं कि देखिए मेरे बॉयज डेज के जो भी प्लीजर थे, जो भी नेचर को देखकर मैं खुश होगा करता था, ग्लैड होता था, एनिमल मूवमेंट्स की तरह, यानी जैसे एनिमल्स हैं प्रकृति में इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं, घूमते रहते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल उसी तरह 5 साल पहले जब मैं अपने बॉयज डेज में आया था तो मैं भी प्रकृति को बिल्कुल उसी तरह से एंजॉय करता था। लेकिन अब वो सब कुछ क्या हो गया है, बीत गया है। एंड दैट वॉज ऑल इन ऑल, यानी वही मेरे लिए सब कुछ था। यानी मैं इससे इससे ऊंचा, इससे ऊपर उस समय सोच ही नहीं पा रहा था। अब आगे वो बताएंगे कि उनके लिए अब नेचर क्या हो गया है। देखिए, आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं पेंट कर सकता कि मेरे लिए, मैं नहीं चित्रित कर सकता कि मेरे लिए नेचर तब क्या था। ठीक, द साउंडिंग कंट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, यानी कि ये जो साउंडिंग कंट्रैक्ट मतलब होता है, ये जो झरना होता है जो कल कल की ध्वनि करके नीचे आ रहा था पहाड़ों से, वो साउंडिंग कंट्रैक्ट मेरे लिए बिल्कुल पैशन की तरह था। ठीक, हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, बिल्कुल मुझे एकदम पैशन की तरह लगता था। मैं उसे बिल्कुल उसी तरीके से देखता था, फील करता था, उछलता था और देखकर बस उसे खुश होता था। इस तरह से था। द टॉल रॉक्स, द माउंटेन्स एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, देयर कलर्स, देयर फॉर्म्स were then to me an appetite, यानी कि उस समय जो ऊंची ऊंची रॉक्स थी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पर्वत थे, माउंटेन्स थे, और जो ये जो डीप और ग्लूमी वुड है, यानी कि ये जो घना सा अंधकार भरा ये जो जंगल है, ये जो कलर्स है, ये जो पूरे फॉर्म्स हैं, पेस्टोरल फॉर्म्स हैं, वर देन टू मी, वो मेरे लिए कैसे थे, एन एपेटाइट, यानी एक भूख की तरह थे। यानी उनको देखकर मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता था। मैंने आपसे पहले ही कहा, जब ये पोम पढ़ाने मैंने आपको स्टार्ट किया है, मैंने आपको यही बोला है कि आप अपने आप इमेजिन करो, सपोज दैट आप किसी हिल स्टेशन पर गए हो, आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं ऐसी जगह पर गए हुए हो, तो क्या होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले मुझे याद है अभी कि मैं थोड़े और कम एज में जब गई थी, मैं गई थी घूमने के लिए, आपको मैं बताऊं उत्तराखंड, मसूरी वगैरह, और उधर मैं गई थी। तो क्या होता था, जब मैं जाती थी ना, मुझे बिल्कुल जैसे जब मैं ये पढ़ती हूँ ना, तो मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ कि वो लगभग कैसा फील करते होंगे। उसमें मुझे ना पहाड़ों को देखकर एकदम रोमांच सा फील होता था, लगता था वाह, पहाड़ ऐसे होते हैं, इस स्ट्रक्चर के होते हैं, कितना औसम लगता है इन्हें देख करके। पहाड़ों के ऊपर से जब हम बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे ना टॉप पे, तो नीचे देखो ना तो बिल्कुल धुएं धुएं सा आसमान जैसा दिखाई देता था। तो मतलब इतना रोमांचित, इतना अच्छा फील होता था उस समय, मतलब ऐसा लगता था पूरी बॉडी में एकदम एनर्जी सी भर गई और लगता था कि कितना ही एक दिन में घूम लिया जाए। उस समय ऐसा लगता था जैसे चाहे थकान हो, चाहे पैरों में दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो बिल्कुल पैशन की तरह लगता था, एकदम बहुत रोमांचित कर देता था। तो बिल्कुल वैसा ही ये भी फील कर रहे हैं और वही बता रहे हैं कि ये ग्लूमी रोड्स, ये माउंटेन्स, ये रॉक्स, ये सब कुछ मेरे लिए कैसी थी, एक एपेटाइट, एक किसकी तरह, एक भूख की तरह थी। अ फीलिंग एंड अ लव दैट हैड नो नीड फॉर अ रिमोटर चार्म बट thought supplied not any interest unborrowed from the eye। अब आगे वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए क्या था, बिल्कुल ऐसा था, मैं इन सारी चीजों को देखकर ये किसी दूर के आकर्षण की मुझे जरूरत नहीं थी, विचारों से या जिसे कहते हैं आंखों से। वो ये कह रहे थे अब मुझे जो है किसी और चीजों की जरूरत नहीं है, कोई रिमोट चार्म की जो है मुझे नीड नहीं है। एक unborrowed from eyes। आगे देखिए, द टाइम इज पास्ट and all its aching joy are now no more, यानी कि समय बीत गया है। एंड जो वो एक्टिंग जॉय वाला समय था, यानी कि जो भी मैं 5 साल पहले आया था, जो मेरा उस समय खुशी वाला दिन था, जो मैं एडवेंचरस था, मेरे अंदर इतना उत्साह, इतनी एनर्जी थी कि सारा टाइम मैं उछलता कूदता बिल्कुल एनिमल्स की तरह रहता था, उस समय अब पास्ट हो चुका है, वो समय अब बीत चुका है। एंड एक्टिंग जॉय आर नाउ नो मोर, यानी वो जो दर्द भरे खुशियां थी, दर्द कैसा, यानी कि आपके पैरों में पेन हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको इतना एडवेंचर है, आपको इतनी खुशी मिल रही है कि आप सारा दिन घूम रहे हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हो। तो वो वाला, वो जो जॉय वाला टाइम था ना, वो क्या हो गया है, वो बीत गया है। वही वो कह रहे हैं कि वो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है,
ठीक, वो जो बिजी रैप्चर, यानी ये जो चक्कर दिलाने वाले एहसास थे, यानी मैं इतना घूमता था, इतना मजे करता था एनिमल्स की तरह कि मैं बिल्कुल थक जाऊं, मुझे चक्कर आने लगे, वो सारी चीजें, वो सारे एहसास अब क्या जो हो चुके हैं, पास्ट हो चुके हैं, वो सारी चीजें अब क्या हो गई हैं, बीत गई हैं। आगे वो कह रहे हैं, नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मरमर नॉर मॉर्न नॉर मरमर अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस। ये वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सारी चीजों की वजह से कि ये सारी चीजें अब बीत चुकी हैं, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने बताया कि 5 साल पहले मैंने कैसा कैसा फील किया, अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बीत गई, अब ये सब कुछ पास्ट हो चुका, तो मैं इसके लिए जो है वो मौन करूंगा, दुख बनाऊंगा या फिर मरमर करूंगा, बड़बड़ाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे उन सारी चीजों के जाने पर बहुत दुख है, ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए दूसरे उपहार हैं। ठीक, ऐसे नुकसान के लिए मेरा मानना है कि ये मुझे आगे चलकर एक अबैंडन्ड रिकम्पेंस देंगे, यानी कि ये मुझे और ज्यादा प्रतिफल देंगे। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पास्ट है, जो बीत चुका, जो 5 साल पहले मैंने फील किया था, अब उस समय के बीत जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उन चीजों के लिए अब मौन करूंगा या फिर मैं मरमर करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आया हूं तो ये मेरे लिए एक अदर गिफ्ट होगा, आने वाले मेरे फ्यूचर के लिए भी ये जो है एक तरह से कहते हैं रिकम्पेंस होगा, यानी ये मुझे एक अलग सा गिफ्ट देगा। आगे देखिए, for I have learned to look on nature not as an in the hour of thoughtless youth but hearing of times the still sad music of humanity। अब आगे वो ये बताएंगे कि क्यों मुझे ये सारी चीजें सैड नहीं लगेंगी, क्यों मुझे फील नहीं होगा कि मेरा वो समय चला गया, मैं उछल कूद नहीं पा रहा हूँ, मैं उस समय के लिए शोक क्यों नहीं मनाऊंगा। तो आगे वो यही बता रहे हैं क्यों नहीं मनाऊंगा, क्योंकि अब मैं क्या है, और आई लर्न, यानी अब मैंने सीख लिया है टू लुक नेचर, नेचर को देखना, नॉट एज इन और ऑफ थॉटलेस यूथ, यानी कि जो थॉटलेस यूथ, एक विचारहीन जो युवक है, जब वो पहली बार जाता है तो प्रकृति को, नेचर को देखकर जैसा वो फील करता है, वो मतलब आप कह सकते हो कि बस वो जिन चीजों को देख रहा है, बस उन्हीं चीजों को देखकर खुश होता है। वो झरनों को, नदियों को, पहाड़ों को, इन सारी चीजों को एज इट इज उसी रूप में देखकर खुश हो रहा होता है, ना कि वो उसके बियॉन्ड जाकर थोड़ा फिलोसफिकल या उसके और डीपेस्ट मीनिंग को सोच पाता है। तो मैं बिल्कुल उस समय क्या था, थॉटलेस यूथ था, बिल्कुल उस तरीके से था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव लर्नड, अब मैंने सीख लिया है कैसे देखना नेचर को। देखिए बताएंगे, बट हियरिंग ऑफन टाइम द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि अब मैंने क्या कर लिया है, अब मैंने जो है वो दूसरे तरीके से जो है वो नेचर को देखना और जो है उसे समझना जो है वो सीख गया हूँ। यानी कि अब मुझे जो है ये सारी चीजें जो है वो परेशान नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों से दुखी हो रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, आगे चलिए। ये जो विचारहीन युवा की तरह वो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मानवता के जो शांत उदास संगीत को सुनना, यानी कि उन चीज़ों को महसूस करना अब मैंने सीख लिया है। अब मैंने एक उपस्थित महसूस, मतलब मैंने एक चीज़ महसूस किया है। आगे वो बताएंगे कि क्या मैं यहाँ पर जो स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है, इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, जो कि स्पेशली आप कनेक्ट कर सकते हो। इसी चीज़ को लगभग कम हो गए इन्होंने द वर्ड ऑफ टू मच विद अस में भी डील किया है कि हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हो चुके हैं, फिजिकल वर्ड के बारे में, इन चीज़ों को पाने बटोरने, इन सारी चीज़ों के बारे में लगे हुए हैं। तो द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी नॉर हार्स नॉर ग्रेटिंग दो ऑफ ample amount of chasing and subdue, and I have felt a presence that disturbed me with the joy of elevated thoughts। यानी कि अब वो इन चीज़ों के बारे में बता दिया उन्होंने। इतने में उन्होंने क्या कहा कि मैं पास्ट की चीज़ों पर क्यों नहीं शोक व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नेचर को अब दूसरे तरीके से देखना, एक फिलोसफिकल तरीके से देखना मैंने नेचर को सीख लिया है। इसीलिए मैं अब जो है एक थॉटलेस यूथ नहीं बन पाने की वजह से मैं बिल्कुल भी शोक नहीं उस पर व्यक्त कर रहा हूँ, मरमर नहीं कर रहा हूँ, मॉर्न नहीं कर रहा हूँ। आगे वो कह रहे हैं कि मैं जो है वो फील कर रहा हूँ, एंड आई हैव फेल्ट, मैंने फील किया है अ प्रेजेंस, एक उपस्थिति, ऐसी उपस्थिति दैट डिस्टर्ब मी, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, विद जॉय, खुशियों के साथ, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, अ सेंस sublime of something for more deeply interfused, whose dwelling is the light of setting suns and the round ocean and living air। आगे वो यही कह रहे हैं कि मैंने एक उपस्थिति महसूस की है जो मुझे ऊंचे विचारों के आनंद से विचलित करती है, या एक उदात्त भावना, कहीं किसी गहराई में अंतर संबंधित चीज की जिसका
जिसका निराशा, डूबते रोशनी, मतलब जब सूरज की रोशनी जो है, वो सेटिंग सन की बात कर रहे हैं, जब सूरज की रोशनी डूबती है तब मैंने उन चीज़ों को फील किया है। मैंने ओशन, राउंड ओशन के पास, लिविंग एयर के पास, नीले आसमान के पास, मानव के मन में मैंने इन सारी चीज़ों को, इन उपस्थितियों को क्या किया है, महसूस किया है। एंड द ब्लू स्काई एंड द माइंड ऑफ द आई, यानी कि उन चीज़ों को, उन प्रेजेंस को मैंने ब्लू स्काई में, यानी खुले आसमान में, मानव के मन में, अ मोशन एंड स्पिरिट दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड रूल्स थ्रू ऑल थिंग्स। ठीक, देयरफॉर, तो वो ये कह रहे हैं कि एक गति, एक आत्मा जो सभी चिंतनशील वस्तुओं और सभी विचारों के विषयों को प्रेरित करती है, इन सारी जगहों पे मैंने क्या किया है, फील किया है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, ऑल रूल्स थ्रू ऑल थिंग्स, यानी हर जगह पे मैंने क्या किया है, उसकी उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को फील किया है। देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ मेडोज एंड द वुड्स एंड माउंटेन्स एंड ऑल ऑफ वी behold from this green earth of all the mighty world of ear, eye, both what they half create and what perceive, well pleased to recognize in nature and the language of the sense, the anchor of my purest thought। बहुत ही important line है ये, ठीक है, आप ध्यान रखोगे। the anchor of my purest thought, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral being। तो आगे क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इसीलिए, therefore, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी भी जो है, ठीक है, आई एम स्टिल अ लवर ऑफ मीडोज, यानी कि मैं अभी भी, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें हर जगह, उसकी नेचर की जो एक प्रेजेंस है, वो जो कि मुझे डिस्टर्ब करती है लेकिन वो मुझे अच्छी लगती है, उसको मैं क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। इसीलिए मैं अभी भी मीडोज का, इन जंगलों का, वुड्स का, माउंटेन्स का, ये जो ग्रीन अर्थ है, इन सारी चीज़ों का मैं अभी भी क्या हूँ, लवर हूँ। यानी कि मैं तब भी उन चीज़ों को पसंद करता था और मैं अभी भी इन सारी चीज़ों को पसंद करता हूँ। बस मेरा जो पर्सपेक्टिव है, मेरा जो तरीका है, वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है नेचर को देखने का। ठीक, आगे वो कह रहे हैं, आंखों और कानों के उस विशाल संसार से जो दोनों का आधा अधूरा है, और वो अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, कि प्रकृति और इंद्रियों की भाषा में मेरे शुद्धतम विचार के आधार, मेरे हृदय और आत्मा की परिचारिका, यानी वो हर जगह क्या देखते हैं, उसी को देखते हैं, नेचर को देखते हैं। किस रूप में देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे हर जगह उसकी प्रेजेंस फील होती है, हर जगह, चाहे वो स्काई हो, ओशन हो, हर जगह माइंड ऑफ मैन का हो, यानी मनुष्य का मन हो, मस्तिष्क हो, हर जगह मुझे उसकी प्रेजेंस दिखती है। इसीलिए मैं अभी भी उन सारी चीजों का क्या हूँ, लवर हूँ। ठीक, फिर वो कह रहे हैं, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, वो किस तरह से नेचर को देखते हैं, वो कहते हैं कि जो नेचर है वो मेरे लिए नर्स की तरह है, वो मेरे लिए गाइड की तरह है। द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, वो मेरे हार्ट के गार्जियन की तरह है। एंड सोल ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मैं जो भी करता हूँ, यानी मेरे अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी नैतिक चीज़ें हैं, मोरली हैं, चाहे मैंने जाने अनजाने जो भी अच्छे काम किए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये नेचर ही है। ठीक, उन्होंने उसको आत्मा के संरक्षक के रूप में बुलाया है। ठीक, उन्होंने कहा है कि ये गार्जियन है मेरे हर्ट का, मेरी हर्ट के अंदर, मेरे अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको इसी ने संभाल कर रखा है। मेरे अंदर जो भी अच्छाई है वो इस नेचर की वजह से ही है। ठीक, और उन्होंने ये लाइन भी यूज किया, ध्यान रखिएगा, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट। कैसे है नेचर जो है वो उनके हृदय के पूरे, उनके जो थॉट्स है उसको बिल्कुल प्योर कर देती है, वो एंकर की तरह है। एंकर मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जब कभी भी आप वोटिंग वगैरह करने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब किनारे पर वोट को लगाया जाता है, जो आपका मछुआरा है या जो भी है वो वोट चला रहा है, सेलर है, वो जब वोट को किनारे पर लगाता है तो वो क्या करता है, एक हुक होता है, उस हुक में रस्सी बंधी हुई होती है, उस हुक से क्या करता है, उस हुक को ऐसे फेंक देता है, यानी कि वहां जो बालू होता है उसमें ये हुक लग जाता है। जब ये हुक वहां पर फंस जाता है तो ये वोट जो है वहां पर खड़ी रहती है और पानी में नहीं जाती है, पानी में नहीं तैरती है। तो उसे रोकने की का एक, आप कह सकते हो, एक यंत्र है, ये हुक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एंकर बोलते हैं। ठीक, तो उसी एंकर का रेफरेंस इन्होंने यहाँ लिया है कि वो नेचर मेरे लिए क्या करती है, एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट, मेरे प्योरेस्ट थॉट्स के लिए एक एंकर का काम करती है, यानी कि मेरे अंदर वो जो प्योरेस्ट थॉट हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उनको रोक कर रखती है, उन्हें बाहर नहीं जाने देती। यानी कि मैं हमेशा जो है, मेरा जो हर्ट है वो हमेशा प्योर बना रहता है, क्योंकि ये जो नेचर है ये मेरे लिए एंकर का काम करके मेरे अंदर प्योरिटी, डिविनिटी, हर चीज़ को जो है वो बनाए रखती है।
तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, यहाँ से देखेंगे नॉर पर चांस से। अब ये वाला जो स्ट्रेंजा है, ठीक, इस वाले पूरे स्ट्रेंजा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपको जो है वो आपको पता चलेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर अकेले नहीं गए हैं। अभी तक आपने पूरी पोएम पढ़ी, आपने कहीं भी किसी का भी जिक्र सुना नहीं सुना ना, आपको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही गए हैं 5 साल के बाद, 5 साल पहले गए थे और अभी गए हैं, और क्या कर रहे हैं वो नेचर को उन्होंने पहले कैसे महसूस किया और अब कैसा महसूस कर रहे हैं, और जाते ही उन्होंने क्या क्या चीजें देखी, और ये जो नेचर है वो उनकी पर्सनैलिटी में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, कैसे उनको प्योर रख रहा है, कैसे उनको डिवाइन रख रहा है, कैसे वो कभी भी बिना नोटिस किए जाने अनजाने लोगों के लिए अच्छा काम कर दे रहे हैं, कैसे नेचर उनके लिए गाइड बन रहा है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। कहीं भी आपको नहीं फील करता पता चलता कि कोई और है उनके साथ, लेकिन जब आप ये वाला स्टैंजा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ वहां पर अकेले नहीं है। वहां वो जो सिल्वन वाई नदी है, ये जो नदी है वाई, इस नदी के किनारे उनके साथ कोई और भी है, कि आपको इस स्टैंजा में पता चलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, इस स्ट्रेंजा को पढ़ लेते हैं। यहीं पर हमें जो है ये सब कुछ पता चलेगा कि आखिर उनके साथ यहाँ पर है कौन। और नॉर पर चांस, न ही संभावना, ठीक, इफ आई वर नॉट दस टॉट शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके फॉर दाउ आर्ट विथ मी। यहाँ तक डिके तक देखेंगे, ठीक, यहाँ पर वो यही कह रहे हैं, नहीं संभावना, यदि मुझे ऐसा न सिखाया जाता तो क्या मुझे अपनी प्रसन्नता को और अधिक क्षीण होने देना चाहिए था। यानी अब वो यहाँ पर नेचर की ही बात कर रहे हैं कि अगर मुझे ये सब कुछ नेचर के द्वारा नहीं सिखाया गया होता तो क्या मेरी जो प्रसन्नता है वो क्षीण हो जाती, क्षीण होने दिया गया होता। ये सारी चीजें जो भी मुझे नेचर ने सिखाई हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन है उनके साथ। देखिए, फॉर दाउ आर्ट विथ मी। अब ये दाउ किसके लिए आया हुआ है, आपके ध्यान रखोगे, ये दाउ किसके लिए है, ये उनकी सिस्टर के लिए आया हुआ है। ठीक, तो अब आपको पता चला कि उनके साथ उनके सिस्टर कौन है, डोरोथी है उनके साथ, उनके सिस्टर का नाम है डोरोथी। ये काफी अच्छा रिलेशन था उनका उनकी सिस्टर के साथ। वो मैक्सिमम जहां भी जाते थे विजिट के लिए, घूमने के लिए, तो जनरली उनकी जो ये सिस्टर है वो साथ में हुआ करती थी। तो वो यही कह रहे हैं, दाउ मतलब तुम या तुम्हारी, फॉर दाउ art with me here upon the bank of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend, and in thy voice I catch the language of my former heart and read। इसके आगे देखिए, यहाँ पर वो यही कहेंगे कि क्योंकि तुम इस सुंदर नदी के तट पर मेरे साथ हो, एक योर आर्ट विथ मी। ये जो सुंदर नदी का तट है, ये जो वाई रिवर है, इस नदी के तट पर तुम मेरे साथ हो, और मेरी डियरेस्ट फ्रेंड, मेरी प्यारी फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, ठीक, वो अपनी जो क्या बोलते हैं सिस्टर है उसको फ्रेंड कहकर संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आवाज है, तुम्हारी आवाज में मैं अपने पूर्व हृदय की भाषा को पकड़ पाता हूँ। यानी जब तुम बोलती हो, जिस तरह से तुम नेचर को देखकर उत्साहित होती हो, जो जो चीजें तुम नेचर के बारे में बोलती हो, उन सारी चीजों में दाई वॉइस यानी तुम्हारी आवाज में आई कैच, मैं पकड़ पाता हूँ द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट। यानी जैसे पहले मेरा हृदय मुझसे बोला करता था, जैसा फील किया करता था, वो सब कुछ मैं तुम्हारे माध्यम से अभी भी फील कर पा रहा हूं, तुम्हारी आवाज के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, माई फार्मर प्लीजर इन द सूदिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आई। ठीक, आगे देखिए, ओ येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई was once my dear sister। अब आप सोचेंगे वहां पर फ्रेंड आया था तो आपको लगा होगा कि कैसे पता कि वो उनकी मतलब सिस्टर है, यहाँ तो फ्रेंड वर्ड यूज किया है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो कौन है, वो उनकी सिस्टर ही है। तो आगे देखिए, एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये देखिए, ये बहुत बहुत कितना इंपॉर्टेंट, मैं इस पे स्टार लगा दूं कम है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आप टिंटर्न या याद कर मतलब पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको बिल्कुल मतलब अच्छे से खोल कर पी जाना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस निकलती हैं। जैसे स्टिल सैड में जो ऑफ ह्यूमैनिटी लाइन है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये है। और बहुत सारी जो इसमें लाइंस है, जैसे द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, ये लाइन एक आपको मिली थी। ये सारी और भी बहुत सारी लाइंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में देकर पूछ दिया जाएगा कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, या फिर इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। इस तरह से चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो आप इस तरह से इन चीज़ों को क्या करोगे, ध्यान रखोगे। ठीक, तो इसकी लाइंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इस एक्सप्लेनेशन को जो मैं आपको बता रही हूँ आपको एक बार नहीं कई बार देखना है। तो 3 बार आप देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से खुद ब खुद सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएंगी।
आगे देखिए वो यही कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी जो जो भी तुम बोलती हो उसमें मैं क्या करता हूँ, अपने हृदय की जो भाषा है उसको क्या करता हूँ, समझ पाता हूँ, पकड़ पाता हूँ। और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये जो तुम्हारी ये जो वाइल्ड आइज हैं, यानी कि उन्मत्त आंखें, तुम्हें लगता है जैसे तुम उछल उछल कर, जैसे पहले मैं देखा करता था वैसे तुम्हें लगता था कि क्या देख लूँ जल्दी से, पहाड़ देख लूँ, झरना देख लूँ, जैसे तुम्हारी ये आंखें उत्साहित होती है ना, बिल्कुल उसी तरह इन उन्मत्त आंखों की चमकती हुई रोशनी मैं अपने पूर्व सुखों को करता हूँ। यानी कि जब मैं तुम्हारी आंखें देखता हूँ, जिस तरह से तुम्हारी आंखें नेचर को देखकर बिल्कुल खुश होती हैं, जिस तरह से तुम्हारी आंखें उत्साहित होती हैं नेचर को देख के, उसमें जो चमक आ जाती है, बिल्कुल मैं तुम्हारी इन आंखों की चमक में अपने फॉर्मर प्लीजर, यानी कि 5 साल पहले जो भी मैंने सुख लिया था उन सारी सुखों को मैं क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। ठीक, आगे वो कह रहे हैं, ओह अभी थोड़ी देर के लिए मैं तुम में वो देख सकूं जो मैं कभी था, मेरी प्रिय बहन, यानी कि थोड़ी देर के लिए। ठीक, मे आई बिहोल्ड, क्या मैं उन चीज़ों को देख सकता हूँ जो मैं थोड़ी देर पहले, वॉट आई वॉज वंस, यानी कि 5 साल पहले मैं जो था, उन चीज़ों को मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। एंड दिस प्रेयर आई मेक। ठीक, आगे देखिए वो ये कहते हैं कि और मैं ये प्रार्थना करता हूँ ये जानते हुए कि प्रकृति ने कभी उस हृदय को धोखा नहीं दिया है जिसने उसे प्रेम किया है। ठीक, आगे देखिएगा यही वो लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यही कह रहे हैं यहाँ पर अपनी बहन से, वो यही कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो, तुम्हें देखकर मैं अपनी पुरानी यादों को बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जिस तरह से उत्साहित हो रही हो बिल्कुल उसी तरह से मैं सारी चीज़ें महसूस कर सकता हूँ। जैसे तुम्हारी आंखों में एक उत्साह सा है नेचर को देखकर, एक चमक सी है, बिल्कुल उसी तरह मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे फिर से एक बार जो है वो नेचर को इस तरह से देखने का, महसूस करने का मौका दो। और मैं ये प्रेयर करता हूँ और मैं जानता हूँ क्योंकि ये जो नेचर है ना वो कभी भी धोखा नहीं देती। नेवर डिड बिट्रे मतलब धोखा, वो कभी भी धोखा नहीं देती। द हार्ट दैट लव्ड हर, जो उसे प्यार करता है उस हर्ट को नेचर कभी भी धोखा नहीं देती है। आगे देखिए, दिस हर प्रिविलेज, ये हमने पढ़ लिया है ना आई थिंक, तो चलिए अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। ठीक, this her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy, for she can so inform the mind that is within us, so impress with quietness and beauty, and so feed with lofty thoughts, and neither evil tongues, rash judgment, nor the sneer of selfish man, nor greeting where no kindness is, nor all the greasy intercourse of daily life, okay, shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we hold is full of blessing. Therefore let the moon shine in thy solitary walk in the solitary walk, and let the mystery mountain winds be free to blow against thee and in after years। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं वो ये क्या कहते हैं। देखिए मैंने ये जो भी स्ट्रेंजा अभी पूरा पढ़ा है इसमें आपको क्या समझ में आएगा। अब इस स्ट्रेंजा में चूंकि वो अपनी बहन से बात कर रहे हैं, या इसमें आपको पता चल रहा है कि उनकी सिस्टर उनके पास है, तो वो आगे आने वाले ये जो स्ट्रेंजा भी मैंने पढ़ा है इसमें आपको, और ये लास्ट स्ट्रेंजा है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि वो अपनी बहन को बताएंगे कि ये जो नेचर है ना ये तुम्हें किस तरह से मदद करने वाला है। अभी तो तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ऐसा फील कर रही हो जैसे कि एक युवा फील करता है, जैसा मैंने भी पहले फील किया है, और वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारी आंखों में महसूस कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें नहीं पता, शायद जब तुम यहाँ से चली जाओगी और जब शायद मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूंगा या तुमसे दूर रहूंगा, तब भी ये सारी चीजें तुम्हें किस तरह से हेल्प करने वाली हैं। ये नेचर कैसे तुम्हारे लिए एक, जिसे कहते हैं सुखद एहसास, सुखद अनुभूति होने वाला है, इन चीज़ों के बारे में वो अब डोरोथी को बताने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, बहुत हौच पौच हो गया है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक, तब तक आप लोग मुझे ये बताइएगा कि ये बहुत ही, ये नहीं रेज होगा क्या भाई? हाँ, भगवान ऐसा मत हो। लगता है रेज नहीं होगा, सही काम चलाना पड़ेगा। अरे भैया रुक जाओ, मुझे लगा ना थोड़ा ये काफ़ी ज़्यादा इस पर राइटिंग हो गई है तो थोड़ा इरेज कर देती हूँ, बट इरेजर वर्क नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, चलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं।
तो मैं आपको वही बता रही थी कि उन्होंने स्टार्टिंग तो यहाँ से कर दी है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि नेचर कभी भी किसी को धोखा नहीं देती, जो हृदय उसे प्रेम करता है उसे समझता है। आगे देखिए यहाँ से, दिस हर प्रिविलेज थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ। अब यहाँ से वो बताएंगे, सारी चीज़ें मैंने पढ़ दी है, अब मैं आपको बस ये बताऊंगी कि वो किस तरह से जो है वो हेल्प करने वाली है ये नेचर उन लोगों को। ठीक, आगे देखिए वो यही कहेंगे कि यह सौभाग्य है हमारे जीवन के सभी वर्षों में, ये हमारा सौभाग्य है। ठीक, इट्स हर प्रिविलेज, यानी ये तुम्हारा सौभाग्य है फॉर ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, यानी हमारे आने वाला जो भी पूरा जीवन है, पूरे जीवन के सभी वर्षों में, टू लेड फ्रॉम जॉय टू जॉय, आनंद से आनंद की ओर ले जाना। ये क्या है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये चीज़ें हमें क्या है, बिल्कुल आने वाली हर जीवन इन द सेंस इस जीवन के हर पल में वो हमें क्या है, खुशियों की तरह, जॉय की तरफ लेकर के जाएगा। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म दैट माइंड दैट इज विद इन अस। आगे वो ये कहेंगे कि क्योंकि वह हमारे भीतर के मन को इस प्रकार सूचित कर सकती है, शांति और सौंदर्य से इतना प्रभावित कर सकती है और उच्च विचारों से इतना पोषित कर सकती है कि न तो कोई बुरी जीवान। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन कर सकता है, नेचर कर सकती है, ऑब्वियसली नेचर कर सकती है। नेचर की गुणवत्ता के बारे में ये बता रहे हैं कि नेचर जो है वो हमें इतना इस तरह से कर सकती है, इतनी खुशियाँ, इतनी चीज़ें दे सकती है, इस तरह से हमें पोषित कर सकती है कि ना ही कोई जो है वो बुरी जबान वाला व्यक्ति, ठीक, इविल टंग, जिसकी जो जबान है, ठीक, नीदर इविल टंग, यानी ना ही कोई बुरी जबान वाला व्यक्ति, ना ही जो है वो जल्दबाजी में रैश जजमेंट, यानी कि ना ही जल्दबाजी में लिए गए निर्णय, और नॉर स्नियर ऑफ सेल्फिश मैन, ना ही स्वार्थी पुरुष के उपहास, जो स्वार्थी पुरुष है, जो मजाक करते हैं, स्नेयर करते हैं, ना ही स्वार्थी पुरुषों के उपहास, न ही बिना दया के अभिवादन, नॉर ग्रीटिंग, ठीक, वेयर नो काइंडनेस इज, यानी कि ना ही बिना दया के, नो काइंडनेस, बिना दया के किया गया जो अभिवादन है, और ना ही दैनिक जीवन के सभी नीरस संवाद, नॉर ऑल द ड्रीयरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, यानी कि डेली जीवन की जो भी नीरस कर देने वाली बातें हैं, जो भी फिजिकल वर्ड का कमाना खाना, ये जो भी फीवर ऑफ द वर्ड है, उन सारी चीज़ों की, दैनिक जीवन की जो भी नीरस बातें हैं, कभी भी हम पर हावी हो पाए, ठीक, या हमारे हर्षित विचार को विचलित कर पाए कि जो हम सब देखते हैं वह आशीर्वाद से भरा है। ठीक, सेल्फ प्रिविलेज अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चेयरफुल इज फुल ऑफ ब्लेसिंग। ये सारी चीज़ें किससे होंगी, नेचर जो है हमें जो भी एक तरह से ब्लेसिंग्स दे रही है, इन सारी चीज़ों से भरी हुई होंगी, और इन सारी चीज़ों का असर, चाहे वो सेल्फिश मैन हो, चाहे किसी के बुरी टंग हो, इन सारी चीज़ों का, या डेली लाइफ की जो भी नीरस चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का क्या होता है, हमारे ऊपर असर नहीं होने वाला, क्योंकि प्रकृति का हमारे ऊपर क्या है, आशीर्वाद है। आगे देखिए, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दाई इन द सॉलिटरी वॉक। आगे अब वो कहेंगे, उन्होंने बता दिया कि देखो भैया, नेचर आगे आने वाले तुम्हारे फ्यूचर में किस तरह से तुम्हें मदद कर सकता है। अब वो बोलेंगे कि अब तुम नेचर को एंजॉय करो। अब वो बोलेंगे कि इसीलिए अपने एकांत विचरण में चंद्रमा को अपने ऊपर चमकने दो। सॉलिटरी वॉक, यानी कि ये जो तुम्हारा एकांत विचरण है, जो तुम इधर से उधर नदी के इधर उधर किनारे पर टहल रही हो, वहां पर तुम मून को क्या करने दो, शाइन ऑन दी, यानी अपने ऊपर क्या है, चमकने दो। ठीक है, तो मून को जो है अपने ऊपर क्या है, चमकने दो। और लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, और ये जो धुंधली पहाड़ी हवाओं को अपने विरुद्ध बहने दो। ठीक, ये जो पहाड़ी हवाएं हैं, ये जो तुम्हारे विरुद्ध ब्लो कर रही हैं, ब्लो अगेंस्ट दी, यानी तुम्हारे विरुद्ध जो बह रही हैं, इन्हें बहने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और बाद में, when these wide ecstasies shall be matured into a sober pleasure, when thy mind shall be mansion for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmonies, oh then, if solitude or fear or pain or grief should be thy portion, with what healing thoughts of tender joy wild though remember me and these my यहाँ तक देखेंगे। ठीक, फिर नॉर पर चांद से देखेंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने पहले तो बता दिया कि तुम क्या करो, तुम नेचर को जो है, नेचर तुम्हारे लिए कैसे कैसे हेल्प करने वाला है। जब तुम घिरी रहोगी बहुत सारी परेशानियों से, स्वार्थी लोगों से, लोगों की बुरी बुरी बातों से, जीवन की नीरसता से तुम घिरी रहोगी, तो उस समय ये नेचर तुम्हारे लिए आशीर्वाद रूप में काम करेगा और तुम्हारे दिल को जो है वो एक खुशी देगा, तुम्हें हमेशा जो है एक अच्छा इंसान बनाए रखेगा। इतना उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा
कि तुम अकेले टहल रही हो इस नदी के किनारे और तुम अपने ऊपर ये जो चंद्रमा है इसको चमकने दो, और ये जो वाइल्ड हवा चल रही है तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे फेस से टकराती हुई जा रही है, इसे तुम क्या है चलने दो, महसूस करो इन सारी चीज़ों को। ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं कि और आने वाले वर्षों में जब ये जंगली उल्लास एक गंभीर आनंद में परिपक्व हो जाएंगे, यानी कि जब जब ये अब वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जैसे जब मैं पहले आया था तो तुम्हारी तरह मैंने भी नेचर को महसूस किया, लेकिन अब की बार जब मैं 5 वर्ष के बाद आया हूँ तो क्या मेरे लिए नेचर सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मैं क्या हो चुका हूँ, मेच्योर हो चुका हूँ, और मैं नेचर को अब मेच्योरिटी के साथ देख रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जब तुम भी जो है ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगी, बिल्कुल उसी तरह से तुम भी इन सारी चीज़ों को देख पाओगी एक मैच्योरिटी के साथ। ठीक, ये सारे आने वाले वर्षों में ये जो तुम्हारा जंगली उल्लास है, यानी इन चीज़ों को देखकर जैसे तुम उछल कूद रही हो, महसूस कर रही हो, एक तुम्हारे अंदर जो है इतना मतलब कि खुशी है नेचर को देखकर, तो ये जो तुम्हारा उल्लास है ना, ये आने वाले समय में गंभीर आनंद में परिपक्व हो जाएगा। जैसे अभी क्या है, मेरे अंदर नेचर को देखकर अभी भी खुशी है, लेकिन वो गंभीरता वाली खुशी है। अब मैं नेचर को एक दूसरे सेंस में देख पा रहा हूँ, तो आने वाले समय में ये जो तुम्हारा प्लीजर है वो एक मेच्योर प्लीजर में क्या है चेंज हो जाएगा। ठीक, और जब तुम्हारा मन सभी सुंदर रूपों के लिए एक महल होगा, ये जो भी तुमने ये नेचर में जो भी सुंदर चीज़ें देखी हैं, चाहे वो माउंटेन्स देखे हैं, चाहे तुमने ये जो साउंडिंग कैटरैक्ट देखा है, यानी कि झरने देखे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए जब तुम्हारा मन क्या है एक सुंदर महल होगा, यानी कि तुमने उसमें उन चीज़ों को सजो लिया है, जो भी आज तुम देख कर जा रही हो उन चीज़ों के लिए तुमने अपने दिल में जब जगह बना ली होगी, और इन चीज़ों के लिए तुम्हारा मन एक सुंदर महल होगा, और तुम्हारी स्मृति सभी मधुर ध्वनियों और सामंजस्य के लिए एक स्थान होगी, क्या एक निवास स्थान होगी। यानी कि जो भी तुम ये जो झरनों की आवाज़ है, पक्षियों की कलकल है, इन सारी चीज़ों को जब तुम अपनी यादों में बसा लोगी तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे जहन में क्या हो जाएंगी, एक मेमोरी की तरह एक सेव हो जाएंगी, और वो तुम्हारे निवास में, मतलब इन मेमोरीज के लिए तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो हृदय है, वो निवास स्थान का काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर रह जाने वाली हैं। यानी कि वो जो डोरोथी है उसको इम्पोर्टेंस समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम अभी आई हो नेचर के पास तो नेचर को देखकर तुम अभी खुश हो रही हो, और ये खुशी बस कुछ क्षण की है, कुछ घंटों की है, कुछ महीनों की है, ऐसा नहीं है। ये तुम्हें आने वाले अपने जीवन में, जब मैं रहूं या ना रहूं, पूरा समय बीत जाए, ये हमेशा के लिए तुम्हें खुशी देने वाली है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि ये जो तुम्हारी अभी जिसे बोलते हैं वाइट एक्सटैटिक्स है, यानी ये जो जंगलीपन है, ये जो जंगली खुशी है, इधर उधर उछलना कूदना एनिमल्स की तरह, ये जो खुशियां हैं वो एक मैच्योरिटी में बदल जाएगी, मैच्योर शुगर प्लीजर में बदल जाएगी। लेकिन तब ये सारी चीजें तुम्हारे लिए, तुम्हारे हृदय में एक निवास स्थान बनाएंगी। इन सारी मधुर मधुर ध्वनियों के लिए तुम्हारा हृदय जो है वो एक घर का, एक निवास स्थान का काम करेगा। फिर वो कह रहे हैं इफ सॉलिट्यूड, यानी कि फिर एकांत या भय या पीड़ा या शोक तुम्हारा भाग हो। इफ सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत, यानी कि अगर एकांत या फिर तुम्हें भय हो या पीड़ा हो या दुख हो, शुड बी द योर पोर्शन, यानी ये सब कुछ तुम्हारे पास हो, यानी ये तुम्हारा भाग हो। तुम्हें मान लो कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, ये सब कुछ अगर तुम्हारे भाग है, तुम्हारा भाग हो, तो तुम मुझे और इन उपदेशों को कोमल आनंद के इन उपचारात्मक विचार के साथ याद करोगे। यानी कि ये सारी चीजें जो भी मैंने तुम्हें बताई हैं, जो भी मैंने तुम्हें नेचर के बारे में उपदेश दिया है, वो सारी चीजें, और ये जो तुम नेचर से ले जा रही हो, इन सारी चीजों को उस समय में जब तुम दुख में, एकांत में, पीड़ा में रहोगी, तो उन सारी चीज़ों को तुम कैसे रिमेंबर करोगी, कैसे याद रखोगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रख जाएंगी, याद रह जाएंगी। ठीक है, तो वही जो सेम चीज़, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेम चीज़ इन्होंने फील की है पहले और बाद में, और पहली बार जब ये गए थे और एकांत में रहे थे, काफ़ी परेशानी में, दुख में रहे थे, तो जैसे नेचर ने वो एक पल के याद करने से इनको ताजगी आ जाती थी, एक अच्छे इंसान बने रहे, वही चीज़ वो डोरोथी को भी बता रहे हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होने वाला है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये सब तुम्हारे मन में इतनी जगह बना लेंगे, ऐसी प्यारी सी मेमोरी क्रिएट हो जाएगी नेचर की, कि जब भी तुम एकांत में, पीड़ा में, दुख में रहोगी, ये सब तुम्हारे भाग बन जाएंगे। तो उस समय मेरे द्वारा दिया गया ये जो उपदेश है, ये जो, ठीक है, ये हीलिंग थॉट्स है, ये जो भी मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये और ये जो नेचर है, ये तुम्हें किस तरह से याद रह जाएगा, इन चीज़ों को तुम देखना। ठीक है, ये सब तुम्हारा भाग बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या है, तुम्हारे विचारों में रह जाएंगे। ठीक, इस तरह से तुम इन चीज़ों को याद रखोगी। आगे देखिए, नॉर परचांस, और न ही
इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस। आगे वो यही कह रहे हैं, जब मैं रहूं या ना रहूं, फिर वो कह रहे हैं यदि मैं ऐसी जगह रहूं जहां मैं तुम्हारी आवाज ना सुन सकूं, यानी कि मान लो सपोज दैट मेरी डेथ हो जाए, मैं ऐसी जगह पर हूं, मैं ये दुनिया छोड़कर चला गया हूं जहां पर मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, अगर मैं ऐसी जगह पर भी हूं जहां मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, तो मैं तुम्हारी उन्मत्त आंखों के अतीत के ये जो भी चमक है उन्हें देख सकूंगा। तो क्या तुम भूलोगी इस रमणीय नदी के तट पर कि हम साथ खड़े थे? वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब भैया नेचर में हम सब कुछ साथ हैं, हमने सब कुछ साथ फील किया है, तो तुम्हारे ऊपर इतना प्रभाव होगा कि जब भी तुम दुख में कष्ट में होगे तो तुम मेरी बातों को याद करोगी। और पता है जब मैं नहीं रहूंगा और मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊंगा, आई नो मोर कैन हियर, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां पर मैं तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन पाऊंगा, यानी कि जब मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, तब तुम्हारी ये जो जो भी तुमने इन वाइल्ड आंखों में महसूस किया है, जो भी तुमने देखा है, क्या तुम उन सारी चीजों को भूल जाओगी? देन फॉरगॉट, क्या तुम ये भूल जाओगी कि इस नदी के किनारे हम जो है वो साथ में खड़े थे, वे स्टूड टुगेदर इस बैंक ऑफ द डिलाइटफुल स्ट्रीम, यानी इस नदी की जो धारा है, जो स्ट्रीम है, जो जलधारा है, इसके किनारे हम साथ खड़े थे। क्या तुम इन सारी चीजों को भूल जाओगी जब मैं नहीं रहूंगा तो? एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं इतने लंबे समय तक नेचर का पुजारी रहा हूँ, नेचर की पूजा की है मैंने, प्रकृति के बारे में गाया है, कहा है, मैं एक वर्शिपर ऑफ नेचर रहा हूँ। क्या तुम इन चीजों को भूल जाओगी? ठीक वही वो कह रहे हैं कि मैं इतने लंबे समय तक प्रकृति का उपासक रहा हूँ, उस सेवा में बिना थके मैं यहाँ आया हूँ, बल्कि कहो अधिक प्रेम के साथ, ठीक, अधिक प्रेम के साथ, अधिक गहन उत्साह के साथ, और न ही तुम भूलोगे, न भटकोगे। अनेक वर्षों के बाद, मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, यहाँ से जाने के बाद भी बहुत समय तक अगर तुमने नेचर को नहीं देखा, इसकी प्रेजेंस को नहीं देखा, तब भी तुम इन सारी चीज़ों को क्या करोगी? नहीं भूलोगी। ये सारी चीज़ें तुम्हारी जो है मेमोरी में वो रह जाएंगी। यही वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, जब मैं चला जाऊंगा तब भी तुम्हें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी कि कैसे हम दोनों नदी के किनारे साथ थे, किन चीज़ों को हमने महसूस किया है, ये सारी चीजें तुम्हारे जहन में रह जाएंगी। These steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake। आगे वो कह रहे हैं कि ये जो लॉफ्टी क्लिप्स हैं, ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये जो देहाती परिदृश्य है, ये जो पास्टोरल लैंडस्केप है, यानी ये जो भी हम सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ मेरे लिए अधिक प्रिय था, स्वयं के लिए भी और तुम्हारे लिए भी। ये चीजें तो क्या तुम भूलोगी? तो वो वही कह रहे हैं, ये मतलब एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि तुम इन सारी चीजों को बिल्कुल नहीं भूलने वाली, ये तुम्हारे फ्यूचर ईयर्स के लिए रहने वाले हैं। मैं यहाँ पर हूँ या नहीं हूँ, ये तुम्हें बिल्कुल गहराई से जो है ये सारी चीजें बहुत सारे वर्षों तक बांधे रखेंगी, और तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारे फियर में, तुम्हारे पेन में, तुम्हारे दुख में वो क्या करेंगी? तुम्हारा साथ देंगी और तुम्हें जो है वो खुशी फील कराएंगी। तो यही बता रही हैं कि तुम इन चीजों को भी नहीं भूलोगी कि मेरा भाई किस तरह से वर्शिपर ऑफ नेचर रहा है, उसके लिए नेचर जो है, ये पास्टोरल फॉर्म्स, ये लॉफ्टी क्लिप्स, ये सब कुछ मेरे लिए कितने प्रिय थे और तुम्हारे लिए भी कितने प्रिय थे, और हम दोनों के लिए ये सारी चीजें कितनी प्रिय थी। तो फाइनली भैया खत्म हो गया। सांस ले लेती हूँ। बहुत बहुत बड़ी पोम थी, 162 लाइंस की ये पोम है। पढ़ाने में मतलब लिटरली गला चला गया, और आई होप मैंने कोशिश तो यही की है कि आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, और आपसे इतनी मेहनत करने के बाद इतनी उम्मीद तो रखती हूँ कि अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और अगर नहीं पसंद आया है तो डेफिनेटली बिल्कुल मत करिएगा। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप इतना करें मेरे लिए, मेरे मोटिवेशन के लिए। गला सूख गया यार बोलते बोलते। चलो देखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, क्या लगता है कहानी खत्म हो गई? नहीं भैया, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमने सिर्फ पोम पढ़ी है, ठीक है, उसको पढ़ा है। अभी देखिए मैंने कितनी स्लाइड्स आपके लिए रखी हैं। ये पोएम का ओवरव्यू है कि हमने देखना है कि ओवरऑल पोएम कहती क्या है, फिर फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमने देखना है कि ये क्या चीज़ है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी देखने हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको अभी डिस्कस कर देती हूँ मैं आपके लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं पानी पी लूँ। पानी कितना ज़रूरी है ना। चलिए। बहुत लंबी पोएम थी भाई।
लेकिन हाँ, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा संदेश था। इन्होंने पूरी नेचर को एकदम बहुत अच्छे से उतार कर रख दिया पन्नों में। इन्होंने अपनी बहन को मैसेज देने के माध्यम से ये हमें समझाने का प्रयास किया है कि नेचर कितना ज़रूरी है, नेचर आपको कैसे हील करता है। जब अपने मुसीबत भरे समय में, जब आप इस जीवन की भागा दौड़ में होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, और उस समय आप तुरंत एकांत में बैठकर जरा उन पलों को सोचिए, जब कभी भी आप नेचर के पास गए हैं, नेचर को आपने फील किया है, बस उन चीज़ों के बारे में आप सोचने लगिए, जरा सा आपको याद भी आ जाए तो आपकी सारी थकान, सारी परेशानी, सब कुछ बिल्कुल दूर हो जाती है, बिल्कुल आपको हील करने का काम करती है नेचर। तो ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये जो पोएम हमने पढ़ी है, इसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू तो आया ही होगा, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन एक मिनट, मुझे एक मिनट टाइम दीजिएगा। मैंने आपको पोम पढ़ाने के दौरान जो है वो इमेज को हाइड कर लिया था, तो बस मुझे सेकंड्स दीजिए, मैं इसको, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम इसका ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ओवरव्यू एक्चुअली है क्या? ओवरव्यू मीन्स आप जो है इस वर्क को पढ़ने के बाद समझ क्या रहे हैं, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं, और ये कन्विक मीनिंग क्या कन्वे करना चाहता है। तो इसको आइए देख लेते हैं। इन टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ मेडिटेट on nature's beauty and its lasting impact on human soul। यानी कि वो टिंटर्न एबे में क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं नेचर की ब्यूटी को, नेचर की खूबसूरती को बताते हैं, इमिटेट करते हैं, और इसका प्रभाव यानी कि ह्यूमन सोल पर, ठीक, ह्यूमन सोल पर, मनुष्य की आत्मा पर कितना लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट रहता है, इसको बताने की उन्होंने कोशिश की है। किस तरह से वो आपको आपके बुरे समय से, आपकी बुरी यादों से, आपके बिजी स्केड्यूल से और इन सारी चीज़ों से कैसे वो आपको राहत दिलाती है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ दिस पोएम एग्जाम्पलीफाइज the romantic ideal illustrating a deep connection between people and the natural world। यानी कि नेचुरल वर्ल्ड और पीपल के बीच में उन्होंने एक डीप कनेक्शन जो है वो दिखाने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो टोटल आपको बस ये समझना है कि इन्होंने नेचर को ऐसे दिखाया है कि नेचर जो है वो हमारी मेमोरी पर प्रभाव डालती है, यानी कि मेमोरी के रूप में वो हमारे अंदर स्टोर होती है। रिफ्लेक्शन दिखाया है कि किस तरह से आप पीछे जाकर आपने कभी नेचर के साथ समय बिताया हो, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वो उसी पल के लिए आपको खुशियाँ देगा, आप उसके बाद भी उसको याद करके उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ले सकते हो, सीख सकते हो, ज्ञान अर्जित कर सकते हो, अच्छा महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो है ऑल अबाउट आपके पोम के ओवरव्यू के बारे में था, जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि है हमारी फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी ये जो पोम है इसमें काफ़ी सारी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं। आपका देखते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं उसको। तो देखिए, जैसे कि बात करें अगर वर्ड्सवर्थ ने, देखिए क्या चीज़ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, मेटाफर का यूज़ किया है, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है नेचर की ब्यूटी को दिखाने के लिए। ठीक, ये तो मैंने आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि यूज़ क्या होता है। ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, जो फिगर ऑफ स्पीच राइटर्स यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो आपको तो पता ही होगा। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो है जो भी लिखा जा रहा है उसको ब्यूटीफुल किया जा सके, उसको सजाया जा सके। सपोज दैट कोई लेडी है, ठीक है, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल शो कर रही है, थोड़ा मेकअप कर रही है, तो दैट इज़, आप वही समझ सकते हो कि लैंग्वेज का एक मेकअप करना, यानी कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो उसको आप बहुत सुंदर तरीके से लिखो, बहुत सुंदर तरीके से बोलो, इन अलंकारों, इन फिगर ऑफ स्पीचेस के माध्यम से। तो यही उसका यूज है, उसको बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एक रिद्म देने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें एक्चुअली जो है किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो ये तो मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा दे दिया है, जैसे कि इमेजरी है, आप इसको पढ़ लेना कि कैसी टोन का यूज़ हुआ है। ठीक, पोएट जो है वो किस तरह की टोन का यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर जो है इसका क्या है वो आप देख लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैंने आपको एक थोड़ी सी इमेज भी हुआ है जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जैसे देखिए, मेटाफर बाई डीज, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है क्या लिखा है। ओके, मतलब ये क्लाउड्स वगैरह को कैसे जो है वो प्रेजेंट किया गया है और कैसे किन चीज़ों को पर्सोनिफाई किया गया है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, ये तो बस ऐसे ही इमेज मैंने लगा दी थी। बेसिकली आपको फिगर ऑफ स्पीच में बहुत अच्छे से, आइए यहाँ से समझाती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको इमेजरी जो फिगर ऑफ स्पीच पहली है जो कि यूज़ हुई है आपको दिखाई देती है इस पूरी पोम में। तो जो इमेजरी है वो मैंने आपको, देखिए, स्क्रीन पर दो इमेज देकर समझाने का कोशिश किया है। क्या मैं खुद को हाइड करूँ? वैसे तो ये बड़ी इमेज है, मुझे लगता है आपको दिख रही होगी। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी देखते हैं, वहाँ पे कर दूंगी। तो
इमेजरी के लिए मैंने देखिए 2 इमेजेस यूज की हैं, एक ये है इमेज नंबर 1, दूसरी इमेज नंबर 2 ये है। तो ये एक्चुअली इमेज क्या है, ये आपको ओशन की, समुद्र की इमेज दिख रही है, ये पहाड़ों की इमेज दिख रही है। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो आपके जब टिंटर्न एवे गए हुए हैं, तो वहाँ पर जब वो बैठते हैं डार्क साइकामोर पेड़ के नीचे जब वो बैठते हैं, तो वो एक्चुअली देखते क्या है आसपास, उन्हें पानी की कलकल की ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें मतलब ये जो लॉन्ग जिसे बोलते हैं लॉफ्टी जो क्लिप्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि नहीं होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक जिसे बोलते हैं इमेजरी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि वर्ड्सवर्थ यूजेस विविड एंड सेंसरी लैंग्वेज टू पेंट नेचुरल सीन इन द रीडर्स माइंड। रीडर के माइंड में आप पढ़ रहे हो, जब इन चीज़ों की बात हो रही है तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है ना, इमेज आपके सामने आ रही है, चाहे वो रिवर की इमेज हो, चाहे कलकल करते हुए ध्वनि जो झरना है उसकी इमेज है। तो इन सारी चीज़ों की इमेज क्रिएट हो रही है, इसी को क्या बोलते हैं, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो इस तरह की कुछ इमेजेस आपके दिमाग में क्रिएट हुई होंगी जब आपने इस पोम को पढ़ा है। देखिए जैसे किस लाइन में क्रिएट हो रही है, जैसे दीज वाटर्स, जैसे कि मैंने आपको अगेन ये बताया, ये जो वाटर है ये वाटर बॉडीज के लिए यूज हुआ है, ना कि पानी के लिए यूज हुआ है, यानी कि ये नदियों के लिए, झरनों के लिए, इनके लिए यूज हुआ है। तो दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स विद अ स्वीट आइलैंड मर्मर। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी किस तरह की, या आपकी 2 तरह की इमेजरी को जो है वो अपील कर रहा है। पहला तो ये है कि आप इमेजिन कर रहे हो, आपकी जो विजुअल इमेजरी है उसका यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ आपकी ईयर की इमेजरी का भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि आप इन चीज़ों को सुन रहे हो। जब बात हो रही है आइलैंड मरमर की, यानी कि कल ध्वनि करती हुई झरने से जो गिर रही है, तो वो आप एक इमेजिन कर रहे हो कि किस तरह से झरना गिर रहा होगा, उसका साउंड आपके दिमाग में क्रिएट हो रहा है। तो ये जो इमेजरी है वो दिखाई गई है यहाँ पर। ठीक इस लाइन में आपका किसका, इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन का कैसे यूज हुआ है, उसके लिए भी मैंने ये इमेज आपके सामने रखी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। तो पहले तो समझिए पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। वैसे फिगर ऑफ स्पीच में तो डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये है नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज, यानी कि जो नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं ऑफ नेचर के, उनको जब ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती हैं, यानी ह्यूमन की तरह वो देख सकते हैं, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, फील कर सकते हैं, अगर ऐसी क्वालिटीज दी जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, द वाटरफॉल इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग इमोशनली पावरफुल एंड हॉन्टिंग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि देखिए ये जो साउंडिंग कैट्रैक्ट है, यानी ये जो झरना है, ये जो कलकल करते हुए नीचे जो झरना गिर रहा है, ये किस तरह से उनको बिल्कुल इमोशनली जो है वो पावरफुल और हॉन्टिंग फील करा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, झरना कैसे जो वाटरफॉल है वो कैसे जो है नेचर के जैसा उनको बिल्कुल लाइक अ पैशन फील करा सकता है। तो अगर वो यहाँ पर फील करा रहा है, लिखा है ना हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, झरने को क्या है, पर्सोनिफाई किया गया है, वाटरफॉल को पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों से बोलती हूँ ना कि आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी बात, मतलब मेरी बात क्या एक्चुअली ये आपकी तरफ से मेरे लिए डेडिकेशन है, से मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। ठीक है, चाहे जितनी भी लंबी क्लास हो, लेकिन आपको देने की, प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियोस के बीच में मेरी हैबिट नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है लिटरली कि फालतू इधर उधर की बातें की जाए, कुछ शेरो शायरी की जाए, बकवास की जाए, ऐसा सब कुछ मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपका एक एक मिनट जो है वो वसूल करके दूँ, एक एक मिनट आपका यूज़ हो, फालतू इधर उधर की बातें ना हो। तो मैं ये बातें कह क्यों रही हूँ, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरे पास कॉल किया था, नंबर तो आपको पता ही है यहाँ पे प्रोवाइड है। उन्होंने बस कॉल किया और पढ़ाने के लिए थैंक्स बोला और पूछा पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगा, एंड साथ ही साथ बताया कि आप जैसा पढ़ाती हैं वो अच्छा लगता है। तो जानकर ये चीज़ें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। मैं नहीं कह रही आप कॉल करो, मैं बस ये कह रही हूँ अगर आप भी कर सकते हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया कीजिए, एक छोटा सा मैसेज नीचे लिख दिया कीजिए, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और आपको नहीं पता आपका एक लाइक आपको रिटर्न में मुझसे क्या दिलवा सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे आपको देने जा रही हूँ, दे सकती हूँ और दूंगी भी, लेकिन बस थोड़ा सा सपोर्ट आपका ज़रूरी है क्योंकि हर इंसान मेरा मोटिवेशन के काम तो नहीं कर सकता ना। चलिए आइए बात करते हैं थर्ड फिगर ऑफ स्पीच की, दैट इज सिमिली। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पता है कि यहाँ पर एक कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन करने के लिए हम लाइक और एज सो जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लाइक अ रो आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स। यहाँ पर कंपेयर्स द स्पीकर्स यूथफुल फ्रीडम टू अ डियर लैपिंग ओवर माउंटेन्स। यहाँ पर क्या किया गया है, जो
आपके स्पीकर हैं, जो आपके ऑथर हैं, जो आपके राइटर हैं, जो आपके पोएट हैं, वो यूथफुल समय में कैसे फ्री थे, उनकी यूथफुल फ्रीडम क्या थी, कैसे वो पहाड़ों पर इधर उधर उछला करते थे, उसको इन्होंने कंपेयर किया है किससे, डियर के लीपिंग से। यानी डियर जो है, जो आपका हिरण है, वो पहाड़ों पर कैसे इधर उधर उछलता कूदता रहता है, उस चीज से इन्होंने कंपेयर किया है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर देखिए लाइक अ रो का यूज किया है, लाइक अ रो। अब ये रो मीन्स आपका क्या होता है, हिरण यानी कि डियर। तो यहाँ पर आपको जो है सिमिली मिलता है फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में। क्लियर है? आगे देखिए, बाकी पोम में आपको काफ़ी जगह पर जो है वो एलिट्रेशन वगैरह देख लीजिएगा होगा। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें पता नहीं मैंने स्लाइड में ऐड की है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत बार बता चुकी हूँ। अब तो आप भी जो है वो उसको समझ जाते हैं कि कहाँ पर एलिट्रेशन होता है, तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। बाकी अगर बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर भी कंपेरिजन करता है आपका। देखिए, सिमली भी कंपेरिजन करता है, मेटाफर भी कंपेरिजन करता है, एंड आपका जो मेटाफिजिकल कंसीट है उसमें भी कंपेरिजन होता है, उसमें एक्सैजरेटेड कंपेरिजन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आप कह लीजिए कि कंपैरिजन पे कंपैरिजन किया जाता है। अगर बात करें इसकी मेटाफर की, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें कंपैरिजन होगा दो चीज़ों का, लेकिन वहां पर लाइक और हम एज का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट, किसको इन्होंने कहा है, नेचर को, मेटाफोरिकली डिस्क्राइब्ड एज एन एंकर दैट गार्ड्स हिज प्योरेस्ट फीलिंग। अब ये देखिए कैसे मेटाफर, कैसे यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इसमें आपको बताया था ना कि जो वोट होती है, जब हम नदियों में आपने देखा होगा वोट कभी मतलब तैरना नहीं, क्या मतलब बैठ के वोट में जाते नहीं है, तो उस जब किनारे पर आते हैं तो क्या होता है, एक लोहे की चीज होती है, उससे क्या करते हैं, उस वोट को रोकते हैं, उस लोहे को, उसमें रस्सी लगी होती है, उठाकर ऐसे रेत में फेंकते हैं, तो यहाँ पर ये फंस जाता है, जिसकी वजह से ये जो वोट है आपकी, ये क्या करती है, ये रुक जाती है ना, ये रुक जाती है। और जो है, तो वही वो कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी तरह से ये जो नेचर है वो मेरे लिए एक एंकर का काम करता है। और ये क्या करता है एंकर, मेरी जो प्योरेस्ट थॉट है हार्ट के अंदर, उन प्योरेस्ट थॉट को रोके रखता है, यानी कि मेरी जो अच्छाइयां हैं उनको मुझसे दूर नहीं जाने देता। वो अच्छाइयां मेरे हृदय में ही रहती हैं और मैं लोगों के लिए अच्छा कर पाता हूँ, समाज के लिए अच्छा कर पाता हूँ, अच्छा सोच पाता हूँ, पॉजिटिव रह पाता हूँ, नेचर के पास रह पाता हूँ, नेचर को महसूस कर पाता हूँ। तो ये सारी चीजें नेचर मेरे लिए करती है, और नेचर मेरे लिए बिल्कुल किसकी तरह, एंकर की तरह काम करती है। जैसे एंकर वोट को रोकने की क्षमता रखता है, उसी तरह नेचर भी मेरे इस प्योरेस्ट थॉट को जो है वो रोकने की, ग्राउंड करने की क्षमता रखती है। एलिट्रेशन देखिए, मैंने आपसे कहा ही था कि वैसे यहाँ पर तो है, बाकी और भी आपको एलिट्रेशन मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अगर बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन मिलता है तो दैट इज एलिट्रेशन, वो एलिट्रेशन कहलाता है। जैसे देखिए, विथ लॉफ्टी क्लिफ्स एंड द ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखिए एल और इधर एल, तो एल एल का क्या है, रेपिटेशन मिल रहा है, एंड एल आपका क्या है, वो कैसा साउंड है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक, अगर आप यहाँ पर बात करो तो एक सेकेंड, विथ लॉफ्टी क्लिप्स एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप एड्स, अच्छा, रिद्म एंड म्यूजिकली। अब ये देखिए आपका जी है, ठीक। अब और लाइंस होंगी, ये लाइंस इसमें आई नहीं है, ठीक। विथ लॉफ्टी क्लिप्स एंड दिस ग्रीन पास्टोरल लैंडस्केप, तो यहाँ पर एल का जो है वो आपको रिपीटेशन मिल रहा है। अगर बात करें इंजैममेंट की, तो इंजैममेंट क्या होता है, continuation of sentence और phrase beyond the end of a line of poetry। यानी कि इसमें जो आपके थॉट्स हैं, वो थॉट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलते जाते हैं, अगली लाइन में भी वही थॉट जो है वो आगे कंटिन्यू होता है, यानी वहां पर ब्रेक नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे है। जैसे एंड अगेन आई हियर दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स। यहाँ पर क्या है, वही थॉट जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, वही थॉट इस लाइन में भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, इस लाइन में भी चल रहा है, वो अगेन सुनते हैं, किस चीज को सुनते हैं, तो वही थॉट आगे कन्वे हो रहा है कि ये जो वाटर्स हैं उनके रोलिंग साउंड्स को ये क्या करते हैं, सुनते हैं। तो द थॉट फ्लोज इनटू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पॉज, बिना किसी पॉज के जो है ये थॉट अगली लाइन में कंटिन्यू होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, एंजाइममेंट बोलते हैं। तो एंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है आपका। अब ऑक्सीमोरॉन की अगर बात करें तो ऑक्सीमोरॉन होता क्या है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं जो कि प्लेसिंग टुगेदर, आसपास जो है वो प्लेस होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ठीक है, अपोजिट होते हैं। जैसे कि देखिए
आपका पहला जो है वो है एक्टिंग जॉय, आपने पढ़ा था, पोम में आया था, एंड डिजी रैप्चर। या जब उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था ना कि किस तरह से ये जो थका देने वाला मेरा एहसास था, जब मैं पहली टाइम आया था तो मैं बिल्कुल इधर उधर डियर की तरह घूमता रहता था, वो मेरा थका देने वाला, कष्ट देने वाला जो खुशी थी, जो जॉय थी। तो यहाँ पर एक तरह से आप देख रहे हो कि पेन भी दिखाया जा रहा है, कष्ट भी दिखाया जा रहा है, एंड जॉय, खुशी भी दिखाई जा रही है। तो एक्टिंग मीन्स क्या होता है, आपका पेन होता है, और जॉय मीन्स क्या होता है, खुशी। तो पेन और खुशी एक साथ कैसे हो सकती है, महसूस तो हो सकती है, कैसे हो सकती है, जैसे कि जब आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी है, आपको एंथुसियाज्म है, आपको पैशन है उस चीज़ का, तो आप बिना थके हारे इधर उधर दौड़ते घूमते उसको फील करते रहते हो। तो वही उन्होंने कहा है कि ये जो एक्टिंग जॉय है, कैसा जॉय, जो एक्टिंग जॉय है, जो मैंने पहले आकर के फील किया था। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है एक्टिंग जॉय, यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीमोरॉन है, एंड आपका फिर डिजी रैप्चर है। यहाँ पर भी देखिए, शोज इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी बाय कंबाइनिंग प्लीजर विद पेन एंड कंफ्यूजन, ठीक, चक्कर, ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने प्रेजेंट की है। तो इसमें आपका जो है वो ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच आता है। इतने फिगर ऑफ स्पीच आपको मिले हुए हैं, बाकी आप डिटेल लाइन बाई लाइन पढ़ोगे तो और आपको मिल जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच। बेसिकली आपको जो मेन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो ये थे। अब आपने इसके स्ट्रक्चर, स्टाइल और फॉर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो पोम है उसको डायरेक्टली उसके एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट किया था, तो ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। अगर बात करें तो ये पोएम जो है वो किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। एंड ब्लैंक वर्स होता क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है, ब्लैंक वर्स होता यह है कि अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर। सिंपली आपको ये समझना है कि ब्लैंक वर्स वो होता है जिसमें कि जो भी हम वर्क लिख रहे हैं, जो भी हम लाइन्स लिख रहे हैं, वो लाइन्स में मीटर तो यूज़ होगा, ठीक है, उसमें मीटर तो यूज़ होगा, बट उसमें जो है वो लाइंस जो है वो राइम नहीं करेंगी आपस में। लास्ट में जो है वो जो मिलता है, जैसे राइमिंग मिलती है ABBA CD, या सपोज दैट कोई भी राइम कर रहा है वर्ड, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर जो है वो आपको राइम नहीं मिलेगा, राइम नहीं करेंगे वर्ड्स, लेकिन मीटर यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका आइएम्बिक पेंटामीटर यूज हो रहा है, ब्लैंक वर्स यूज हो रहा है, आइएम्बिक पेंटामीटर, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर, जिसे क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का यूज विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी इस पोएम में किया है। अगर बात करें, इट हैज नो स्ट्रेंजा डिवीजन। पर्टिकुलरली आप देखोगे, जैसे कि आगे पढ़ोगे आप O2 वेस्ट विंड पढ़ोगे, उसमें आपको, या फिर आप O2 ग्रेशन अर्न पढ़ोगे, आपने जो भी चीज़ें देखी हैं उसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़े से डिवाइडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी स्ट्रक्चर जो स्ट्रेंजा है उसका डिवीजन नहीं दिखेगा आपको, बस उनके थॉट्स जो है वो थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं। जैसे वो स्टार्टिंग में अपने थॉट्स को बताते हैं कि किस तरह से वो 5 साल बाद वो आए हैं और वो आसपास क्या देख रहे हैं, पहले तो ये आपको बताते हैं, पहले वो आपको फील करवाते हैं कि देखो मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है, वो बताते हैं। फिर बताते हैं कि पास्ट में उनकी जो पहले उन्होंने जो मेमोरीज देखी थी उसने उनके साथ कैसे काम किया, कैसे उनको अच्छा फील कराया। तो इस तरह से जो स्ट्रेंजा में उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, इन द सेंस वो कैसे प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहा है, फिर अपनी बहन को वो कैसा फील कराते हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन डिवीजन आपको पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा। अगर बात करें स्टाइल की, तो इट इज अ लिरिकल फिलोसफिकल मोनोलॉग। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, एक्चुअली आपको एक जिसे कहते हैं डिबेट सा है, कुछ लोग कहते हैं ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रामेटिक लिरिक है। तो मैं आपको कहूँगी कि मेरा जो आपके ऊपर है, आप जो भी मानो, मैं इसको ड्रामेटिक जो है वो लिरिक की श्रेणी में रखूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बात करें, देखिए जो लिरिकल फिलोसफिकल मोनोलॉग की बात करें, मोनोलॉग मीन्स आपको पता है, मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स एक व्यक्ति जब बात करता है तो द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स डीपली ऑन नेचर, मेमोरी, टाइम एंड स्पिरिचुअलिटी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाता है, इन चीज़ों के बारे में बात करता है। द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर टू फिलोसफिकल इंट्रोस्पेक्ट एंड फाइनली एड्रेस्ड हिज सिस्टर डोरोथी। यहाँ पर क्या है, पोएम आपकी स्टार्ट होती है नेचर के बारे में बताने से, उसके डिस्क्रिप्शन से, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो फिलोसफिकल होती जाती है, उसके नेचर की क्वालिटी के बारे में, उसको और मतलब एक यूथफुल की तरह देखने की बजाय जैसे जैसे टाइम जाता है वो खुद भी महसूस करते हैं और अपनी बहन से भी बोलते हैं कि तुम भी आगे चलकर फील करोगी कि किस तरह से इसमें मेच्योरिटी, किस तरह से इसमें जो है तुम्हें वो फिलोसफिकल चीज़ किस तरह से तुम्हें दिखेगा, ठीक है, नेचर का प्रभाव। तो इस स्टाइल में आपकी जो ये लिखी हुई है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, ठीक है, इसके हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एक चीज़ आपसे पूछूंगी मैं, वो लास्ट में अभी, ठीक है, आपका वो होमवर्क है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लाइक कर देते हो, आप सब्सक्राइब कर देते हो, आप शेयर भी कर देते हो, लेकिन आप मेरे होमवर्क का मतलब आप कमेंट भी करते हो कि अच्छा पढ़ाया या जो भी व्हाटएवर आप जो चाहते हो आप नीचे कमेंट करते हो, लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस जो मैं पूछती हूँ उसका आंसर क्यों नहीं करते हो?
इट मीन्स आप पैसिव लर्नर पर पसंद कर रहे हो बनना, और मैं चाहती हूँ मेरे मेरे मेरी जो ये क्लास है, जो वीडियोस में, हर बच्चा एक्टिव लर्नर बने, क्योंकि अगर आप एक्टिवली परफॉर्म करोगे ना, एक्टिव रहकर चीज़ों को देखोगे, जैसे मैं वो कैब आपको पढ़ाती हूँ तो आपको बोलती हूँ कि आप बोलते रहो, उसका प्रोनाउंसिएशन करते रहो, कि वहीं के वहीं आपको मैक्सिमम 50 to 60-70% वर्ड्स वहीं आपको याद हो जाए। तो उस तरह से आप जो है परफॉर्म किया करो, एक्टिवली आंसर दिया करो, ठीक। और जैसे मैंने ये चीज़ें पढ़ाई तो जरूरी नहीं है जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसी का आपको आंसर देना है। इसके जो की फैक्ट्स हैं, मान लीजिए टिंटर नेबे हैं, तो इसके बारे में फटाफट नीचे आपको कॉमेंट्स में की फैक्ट्स फटाफट लिख देने हैं कि इसका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कितनी बार गए थे, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई यूज हुई है। इस तरह से ये सारी चीज़ें फटाफट लिखते जाइए, तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं, चलती याद होती जाएंगी। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ पोम। आपको लगेगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको मैं रीजन बताती हूँ। क्योंकि आपने पूरी पोएम पढ़ी, पूरी पोएम का टेक्स्ट आप पढ़ डाले, कहीं भी आपको ये वर्ड टिंटर नेबे देखने के लिए मिला है? कहीं भी नहीं मिला है ना। तो आपको कैसे पता कि वो टिंटर नेबे में गए हैं? वो आपको इस टाइटल से ही पता चलता है, सिर्फ इस टाइटल में ही इस जगह का नाम, टिंटर नेबे का नाम यूज हुआ है, इसीलिए इसका जो टाइटल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड, या कई बार यहाँ पर रिटन भी आता है, लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे। अब यहाँ पर उसमें जो है आपका फुल टाइटल, उसमें डेट भी जो है वो आपकी मेंशन रहती है कई बार। तो आगे देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज टिंटर्न एबे। ये किस तरह की पोएम है? तो क्या ये सोनेट है, या फिर एपिक है, या फिर ओड है, या फिर ब्लैंक वर्स मेडिटेशन है? तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है आपकी, ठीक है, अनराइम्ड आइएमिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। और मेडिटेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने किस तरह से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है, किस तरह से उनको बिल्कुल फिलोसफिकल जाकर उन्होंने बताया है, इसीलिए इसको ब्लैंक वर्स मेडिटेशन बोल रहे हैं। अगला देखिए, हाउ मेनी ईयर्स हैड पास्ड सिंस वर्ड्सवर्थ लास्ट विजिट टू द लोकेशन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। वो कितने वर्ष के बाद फिर से दोबारा वहां पर आए हैं, कितना समय बीत गया जब वो पहली बार आए थे? तो मैं कई बार इसको बोल चुकी हूँ, 5 ईयर्स बाद, 5 वर्ष बाद ये आए हैं, ठीक। टू whom इज द पोएम एड्रेस्ड इन द फाइनल सेक्शन। फाइनल सेक्शन जब हम पढ़ते हैं पोएम का, तो उसमें हम देखते हैं कि वो इस पोएम को किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको नेचर की खूबसूरती के बारे में, उसकी फिलोसफिकल अंदाज के बारे में बताते हैं। तो वो अपनी सिस्टर डोरोथी को बताते हैं। ये कौन है? पोएट सिस्टर है। पहले उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किस वर्ड का यूज किया है, पहले उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए फ्रेंड, डियर फ्रेंड, इस तरह के वर्ड्स यूज किए हैं। आपको पता तब चलता है जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, 3-4 लाइन आगे, फिर आपको दिखता है, लिखते हैं माई सिस्टर, माय डियर सिस्टर, तो आपको पता चलता है कि वो उनकी फ्रेंड कौन है, वो उनकी सिस्टर हैं, डोरोथी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, Which of following is not a theme of Tintern Abbey? इसकी थीम कौन सी नहीं है? तो देखिए, नेचर एज अ मोरल गाइड डेफिनेटली है। वो बोलते हैं कि नेचर उनके लिए नर्स है, नेचर उनके लिए गाइड है, तो वो तो बताते ही हैं कि नेचर उनके लिए इस तरह से काम करती है। उसके बाद करते हैं मेमोरी एंड टाइम का। डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंस बताते हैं कि आप किसी नेचुरल चीज़ों के आसपास अगर एक बार गए हो, आपने उसको फील किया है, तो वो आपके जहन में, आपकी मेमोरी में रह जाता है, और टाइम टू टाइम जब भी आपको ज़रूरत होती है, आप उसको रिमाइंड करके, याद करके, उन चीज़ों के बारे में सोचकर बहुत अच्छा फील कर सकते हो, अपने दुख से, इस फिजिकल वर्ल्ड से बाहर आ सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इसकी थीम है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी इन नेचर, वो भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। अगर बात करें तो उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात नहीं की है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कोई थीम नहीं रखा है, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि इन्होंने फोकस जरूर किया है। ये दुखी बहुत थे इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण, जो कि जिसकी झलक आपको थोड़ा द वर्ड इज टू मच में काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलती है। वहाँ पर ये प्रेजेंट करेंगे, कि दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा जो पूरा समाज है, हमारी जो पूरी सोसाइटी है, वो किस तरीके से जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में लग गया है, खाने में, कमाने में, खर्च करने में, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में, लोगों को मार काट कर बस अपने आप को सिद्ध करने की होड़ में किस तरह से लग गया है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के विरोध में वो बताते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं अपने एक थॉट को, कि आपको फिर से अगेन नेचर के पास लौट आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें खोखली हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। तो ये जो है ऑब्वियसली थीम नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज से वो परेशान थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज मोस्ट प्रोमिनेंटली इन द लाइन डिस्क्राइबिंग नेचर्स इन्फ्लुएंस ऑन द स्पीकर्स माइंड एंड सोल। तो कौन सी लिटरेरी डिवाइस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज हुई है? देखिए, अगर बात करें तो मेटाफर की, क्या यूज हुआ है? मेटाफर यूज हुआ है।
नेचर के इन्फ्लुएंस को, कि स्पीकर के जो स्पीकर की सोल है और जो उसका माइंड है उस पर नेचर का क्या इन्फ्लुएंस है। जब इस चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया है पोएम में, तो किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा, तो मेटाफर का यूज़ किया है। आगे देखिए, विच रोमांटिक आइडियल इज स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट इन द पोएम रेवरेंस फॉर नेचर। ये जो मैंने अभी आपको बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया, बहुत अच्छे से बताया कि वो यही चाहते हैं कि जो आप इस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर नेचर के पास वापस आओ, नेचर को फील करो। यही चीज़ उन्होंने बताई है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज द स्पीकर से नेचर हैज गिवन हिम इन हिज मूवमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड। यानी कि जब वो अपने एकांत भरे पल में होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब वो एक तरह से कह लीजिए कि जिसे उन्होंने एक बहुत अच्छा सा समझ लीजिए लाइन दी है, फीवर ऑफ द वर्ड। तो फिर क्या जो है उनके लिए नेचर जो है उन्हें क्या देती है, तो नेचर उन्हें अबांडेंस, रिकम्पेंस देती है। ठीक है, अबॉन्डेंट रिकम्पेंस देती है, उनके लिए एज अ गिफ्ट की तरह काम करती है कि उन्हें फिर से जब वो अकेलेपन में होंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा फील करवाएगी। अब बार बार नहीं बताऊंगी, नहीं बोरिंग हो गई कि ये इस तरह से उन्हें अच्छा फील करवाएगी। क्या चीज़ है, कई बार बता चुकी हूँ। वॉट कॉन्ट्रास्ट डज द स्पीकर ड्रॉ बिटवीन हिज पास्ट एंड प्रेजेंट सेल्फ। यानी कि जब इस पोएम में आपने देखा है कि उन्होंने ये भी दिखाया है कि जब वो यूथफुल में थे, अपने आए थे यहाँ पर टिंटर्नेबे में, तो उन्होंने कैसा फील किया था, और अभी प्रेजेंट टाइम वो आए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं। और यही से सेम चीज़ वो अपनी सिस्टर को भी बोलते हैं कि अभी तुम जो फील कर रही हो, क्योंकि तुम अभी यूथ में हो, तो तुम्हारी आंखों की जो चमक है, तुम जिन चीज़ों को फील कर रही हो वो मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो चीज़ें फील की हैं। लेकिन मैं रहूं या ना रहूं, तुम जो है इन चीज़ों को भी फील करोगी, उस मैच्योरिटी को भी फील करोगी जिसको मैं अभी फील कर रहा हूँ। मैं नेचर का पुजारी हूँ, इन चीज़ों को जब मैं नहीं भी रहूंगा तभी तुम समझोगी और फील करोगी। तो उन्होंने क्या दिखाया है, यूथफुल एक्साइटमेंट एंड मेच्योर रिफ्लेक्शन को दिखाया है। ठीक है, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपको। What natural feature does Wordsworth mention in the opening line of poem? कौन से नेचुरल फीचर की बात की है उन्होंने, तो उन्होंने जो सेल्वन वाई है, रिवर है, उसकी बात की है। किसकी बात की है, वाई रिवर की बात की है, क्योंकि उन्होंने उसका नाम लिया है। बाकी चीज़ों तो उन्होंने लॉफ्टी क्लिफ्स, माउंटेन, इस तरह से बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, Which poetic device is used in the line the anchor of my purest thought? तो यहाँ पर अभी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया है, तो आपको बताया है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में यूज हुआ है, तो मेटाफर यूज हुआ है। ठीक है, एंकर ये जो वर्ड है ये आपका यूज हुआ है मेटाफर तरीके से, कंपैरिजन। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ टोन इन टिंटर्न्स एबे। टिंटर्न एबे में वर्ड्सवर्थ की टोन कैसी रहती है, तो आपको बताना है इनकी टोन रहती है रिफ्लेक्टिव एंड रिवरेंट टोन रहती है। बेटर तो बिल्कुल नहीं है, सार्कास्टिक भी नहीं है, जॉयफुल एंड केयरफुल, कोल्ड एंड डिसेंट, ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ बिलीव नेचर टीचेस। नेचर जो है वो क्या टीच करती है, तो ऑब्वियसली क्या नेचर आर्ट एंड साइंस के बारे में बताती है, हिस्ट्री एंड मिथ्स के बारे में बताती है, पॉलिटिक्स एंड वॉर के बारे में बताती है? नहीं भैया, नेचर जो है वो आपको मोरालिटी के बारे में बताती है, वो आपको विजडम के बारे में बताती है। ठीक है, एक वर्क आपने और पढ़ा होगा, द टेबल टर्न, टीजीटी में। ठीक है, इनका टेबल टर्न आपने पढ़ा होगा, उसमें यही कहते हैं कि छोड़ो अपनी कॉपी किताबें, ये जो बंद बैरन लीव्स हैं, इन्होंने कॉपी किताबों को बैरन लीव्स कहा है कि बैरन लीव्स को छोड़ो और बाहर आओ, नेचर के पास आओ। नेचर तुम्हें वो सब कुछ सिखा सकती है जो तुम उन बुक से सीखोगे, उससे कहीं ज़्यादा वो तुम्हें सिखा सकती है। तो वही चीज़ वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो उनको मोरालिटी बताती है, विजडम बताती है। उन्होंने अपने पोएम में बोला है ना कि जाने अनजाने वो ऐसे काम कर देते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि लोगों के लिए उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन वो ऐसे, तो वही चीज़ इनको किससे मिलती है, नेचर से मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स फॉर्म इज यूज्ड इन द पोएम। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, ब्लैंक वर्स यूज हुआ है। अगला जो है, व्हाट डज द स्पीकर, 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर होप फॉर हिज सिस्टर डोरोथी। वो अपनी सिस्टर डोरोथी के लिए क्या होप कर रहे हैं, तो दैट शी रिमेंबर्स हिज दिस एक्सपीरियंस एंड फाइंड्स कंफर्ट इन नेचर, कि वो भी जो है ये जो एक्सपीरियंस मेरे साथ ले रही है अभी, हालांकि अभी उसका ये यूथफुल पीरियड है, लेकिन चूंकि मुझे भी वो देख रही है, मुझे भी ऑब्जर्व कर रही है, तो वो उसको समझा रहे हैं कि, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो भी वो एक्सपीरियंस ले रही है ये नेचर से उसमें कंफर्ट होगी और आगे चलकर ये इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। Question number 16. What does Wordsworth refer to when he mentioned the mighty word
ऑफ आई एंड ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो लाइन आई हुई है वहां पर ये क्या मेंशन कर रही है, क्या रेफर कर रहे हैं, तो द मैटेरियल वर्ल्ड परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। ठीक, यहाँ पर पूरा उस वहां पर जब पढ़ाया था तो पूरा एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से जो है चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं, किस तरह से दुख है, और भी बहुत सारी चीज़ों की वहां पर चर्चा हुई थी। तो उसी रेफरेंस में यहाँ पर कहा गया है, इन चीज़ों का यूज किया गया है फिजिकल वर्ड को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएम ट्रीट द पैसेज ऑफ टाइम। जो भी टाइम बीता है ना, बीता है 5 साल का, तो वो जो पैसेज ऑफ टाइम है उसको उन्होंने इस पोएम में किस तरीके से ट्रीट किया है, एज अ सोर्स ऑफ विजडम की तरह से उन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट है, द पोएम एंड्स विथ अ, इस तरह से एंड होती है ब्लेसिंग फॉर हिज सिस्टर। वो अपनी सिस्टर के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग सी दे रहे हैं ना, उसे कह रहे हैं मैं रहूं या ना रहूं, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे साथ ये हो वो हो, मतलब ये सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, मैं थक सा गई हूँ लेकिन कोई बात नहीं, एनर्जी बिल्कुल उतनी ही है, बिल्कुल उसी एनर्जी के साथ मैं चीज़ें आपको करवाऊंगी और लास्ट तक करवाऊंगी। देखिए, एक वीडियो में इतना सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको डे 1 से जो प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हर चीज़ दूंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको, मतलब उसमें क्या स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ हुई हैं, कौन सा मीटर फॉर्म स्ट्रक्चर क्या यूज़ हुआ है, फिर स्पीच डिवाइसेस कौन कौन सी यूज़ हुई हैं, क्वेश्चंस आपको, ये सब कुछ एक ही वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बिल्कुल उसी तरह से मैं कराते आ रही हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रही हूँ। अब आप जरा सोच लीजिए कि आपको क्या ठीक लगता है, देख लीजिए आप। अगला देखिए, Which phrase best describe the role of memory in poem? A healing force. A healing force जो आया हुआ है, ये जो फ्रेज आया हुआ है a healing force, ये मेमोरी को दिखाता है, रोल ऑफ मेमोरी को दिखाता है कि किस तरह से जो भी यादें हैं, जो भी मेमोरीज हैं, वो क्या करती हैं, हील करती हैं। तो उसकी हील करने की पावर को दिखाता है। देखिए, व्हाट डज द पोएम अल्टीमेटली सजेस्ट अबाउट नेचर। अल्टीमेटली जो पोएम है पूरा पढ़ने के बाद हमें क्या लगता है कि वो ये जो पोएम है टिंटर्न हमें ये हमें क्या सजेस्ट कर रही है नेचर के बारे में। तो इट ऑफर्स डीप स्पिरिचुअल इंसाइट एंड इमोशनल कंफर्ट। ये इमोशनल कंफर्ट को एंड स्पिरिचुअल इंसाइट को, स्पिरिचुअल दृष्टि को आपको क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि नेचर से आप क्या क्या ले सकते हो, उन चीज़ों को वो बता रही है ये पोएम आपके बारे आपका पूरा। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, पोएम का ओवरव्यू हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फॉर्म्स हो गया, सब कुछ हो गया। अब लास्ट एक भी चीज नहीं छोड़ रही जो भी प्रॉमिस किया है। तो लास्ट आपका मेंस का क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हमारा ये जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा इतना तो मुझे लगता है आपको शायद पेड में भी नहीं मिलता होगा। बोलते प्यास लग जाती है ना। चलिए, व्हाट इज टिंटर्नएबे अबाउट। टिंटर्नएबे किस बारे में है, किस चीज के बारे में है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आया है 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन कंपोज अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्नएबे, ये तो पूरा टाइटल ही हो गया इतना बड़ा। ठीक, रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स रिटर्न टू द रिवर वाई आफ्टर 5 years, दिखाता है कि वो 5 साल के बाद उस रिवर वाई के किनारे फिर से आए हुए हैं। He describes the landscape's beauty and how it brought him peace in times of solitude. वो बताते हैं कि लैंडस्केप की जो ब्यूटी है, जहाँ पर वो हैं, जो पास्टोरल फॉर्म है, उस लैंडस्केप की ब्यूटी को पहले तो वो डिस्क्राइब करते हैं और फिर बताते हैं कि ये जो ब्यूटी है, ये जो नेचर है, ये इनकी लाइफ में जब अकेलापन होता है, जब ये परेशान होते हैं, सॉलिट्यूड का टाइम पीरियड होता है, तो उस समय ये इनकी लाइफ में किस तरह से पीस प्रोवाइड करता है, पीस लेकर के आता है। तो इसके बारे में है ये पोएम। ही कॉन्ट्रैक्ट्स हिज यूथफुल पैशनेट कनेक्शन विथ नेचर टू हिज मोर मैच्योर रिफ्लेक्शन अपीयरेंस, यानी कि इन्होंने दोनों चीजें दिखाई है ना, दोनों चीजों का कंट्रास्ट दिखाया है कि जब ये पहली बार आते हैं तो किस तरह से ये बिल्कुल डियर की तरह बहुत उछलते कूदते एक्टिंग जॉय प्रेजेंट करते हैं, और बाद में कितना डीप जो है मेच्योरिटी दिखाते हैं कि किस तरह से नेचर को देखने का उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इस चीज को उन्होंने प्रेजेंट किया है। वर्ड्सवर्थ सीज नेचर एज अ मोरल स्पिरिचुअल गाइड ऑफरिंग ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन। तो किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है, एक मोरल गाइड के रूप में, एक नर्स के रूप में, जो कि क्या करती है, उनके एकांत में बिल्कुल उन्हें सुकून देने का, पीस देने का, रेस्टोरेशन का काम करती है। द पोएम इज ऑल्सो अ पर्सनल मेडिटेशन, ये बिल्कुल पर्सनल मेडिटेशन भी है, साथ ही आपको मैसेज भी दे रही है। एज ही स्पीक्स टू हिज सिस्टर डोरोथी होपिंग शी विल
फाइंड द सेम कंफर्ट इन नेचर। और वो ये कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने फील किया है, जो भी उन्होंने कंफर्ट फील किया है, जो अपने एकांत में जब वो परेशान रहे हैं उस दौरान नेचर ने उन्हें जैसे सुकून, पीस, एक मॉरल इंसान बनाए रखा है, बिल्कुल उसी तरह से उनकी सिस्टर डोरोथी को भी नेचर वही कंफर्ट फील कराएगी। इसकी वो क्या करते हैं, आशा करते हैं, ऐसी वो क्या करते हैं, होप करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी पोएम में। उसके बाद देखिए, थ्रू मेमोरी, नेचर एंड इंट्रोस्पेक्शन द पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ टाइम, चेंज एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि स्टार्टिंग में कैसे वो बताते हैं कि एक लंबा टाइम पीरियड गया है, 5 साल गया है, 5 लंबे विंटर्स गुजर गए हैं, तो टाइम को दिखाते हैं। फिर किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे वो यूथफुल समय में कैसे नेचर को देखते थे, क्या समझते थे, वहाँ से प्रेजेंट करते हुए वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आए हैं कि किस तरह उनकी एज बढ़ गई है, तो साथ ही साथ नेचर को देखने का नजरिया और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है वो हुई है। तो ये था ऑल अबाउट टिंटरनेबे। टिंटरनेबे में उन्होंने यही प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी स्लाइड जो है वो खत्म होती है, यानी कि पूरा जो है आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या क्या आपको चीजें दे दी है। देखिए, दिस सेक्शन एनालाइज द पोएम्स इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक मूवमेंट एंड इट्स लास्टिंग रिलेवेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी डिस्कशन ऑफ नेचर एंड रिफ्लेक्शन। तो ये आपने देखा, ये आपने एनालाइज किया कि किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट कैसे डालते हैं, किन किन चीज़ों को वो करते हैं। अब देखते हैं, ये एक स्लाइड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको मुझे ये होमवर्क करके देना है। नहीं तो अगर आप कोताही करोगे, आप लाइक करने में, शेयर करने में, मेरा मोटिवेशन डाउन करने में आप योगदान दोगे ना, तो डेफिनेटली मैं इतनी लंबी लंबी स्लाइड्स तो बिल्कुल नहीं लेके आने वाली। मैं फिर कट ऑफ कर दूंगी। मैं आपको सिर्फ जैसे लोग पोएट्री करा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पोएट्री करा दूंगी। इतना कंटेंट तो सच में लिटरली कोई आपको नहीं दे रहा पेड में, मैं तो फ्री में दे रही हूँ। तो मैं भी आपसे ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग हूँ, कुछ चाहती हूँ बदले में, जस्ट आपका लाइक। तो और साथ ही साथ आप लाइक करो या ना करो, एटलीस्ट ये कमेंट्स यानी जो होमवर्क देती हूँ वो तो जरूर कंप्लीट कर दिया करो। तो आज का अपना होमवर्क देख लो आप। ये होमवर्क आपके ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि आपको डेट बतानी है, ठीक, रिटर्न डेट, यानी कि ऑब्वियसली आपको वो रिटर्न डेट छोड़िए, मेन आपको ये बताना है कि वो फर्स्ट टाइम कब गए हुए हैं, उनकी फर्स्ट विजिट कब हुई है, किस ईयर में, और सेकंड टाइम जब वो 5 ईयर्स के बाद जाते हैं तब वो विजिट कब हुई है। आपने देखा होगा कि स्लाइड में मैंने ये दोनों चीज़ें नहीं डाली हैं, और इसीलिए नहीं डाली है क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए था क्वेश्चन, ठीक। और जब मैंने आपको फुल टाइटल भी बताया है तो देखिए मैंने फुल टाइटल में से डेट कट कर दी है, क्योंकि अगर मैं डेट बताती थी, एक भी डेट बताती, तो आप 5 ईयर्स प्लस या माइनस करके मुझे बता देते। तो ये आपको ये डेट मुझे बतानी है दोनों, फर्स्ट विजिट की एंड सेकंड विजिट की दोनों, प्लस आपको फुल टाइटल बताना है विथ डेट, एंड आपको ये जो डीओबी एंड डीओडी है यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ बताना है। किसका बताना है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ है, उनकी डेथ कब हुई है, और उनकी जो सिस्टर डोरोथी हैं उनकी भी डेथ ईयर आपको बताना है, ठीक है। हालांकि एलटी में इतना नहीं पूछेगा, लेकिन टीजीटी में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो आपको बताना है कि इनकी जो सिस्टर रहती हैं उनकी डेथ, चलो आप ईयर नहीं बताना तो एटलीस्ट इतना तो बता देना कि वर्ड्सवर्थ से पहले हुई है या बाद में हुई है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा होमवर्क। एंड हाँ, थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरे साथ इतने बड़े वीडियो में बने रहे। ये सिर्फ मेरा ही एग्जाम नहीं है कि मैं पूरी वीडियो को आपको पढ़ा कर पाई हूँ, इतना समझा पाई हूँ इतने पेशेंस के साथ, ये आपका भी पेशेंस है कि आप मेरे साथ बने रहे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने 5 मिनट, 10 मिनट, मोटा 15 मिनट, 20 मिनट वीडियोस को देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें नहीं गेन कर पाएंगे, ट्रस्ट मी, जो चीज़ें आपने गेन कर ली हैं इन वीडियोस में। तो ऑब्वियसली थैंक यू, और अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, अपनों का, अपनी सोसाइटी का, और नेचर से जब भी मौका मिले कनेक्ट होते रहिएगा, क्योंकि नेचर क्या कुछ देता है ये तो अब इंटरनेट पढ़ने के बाद शायद ही बताने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।